अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, आप सबको खुश आमदीद। आज तो मौसम बहुत जबरदस्त है भाई, आज तो बारिश हो रही है। बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और आपकी आवाज भी मुझे खराब लग रही है। क्या मैं थोड़ा वजह सा बीमार थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। थोड़ा सा बीमार और ये थोड़ा सा बीमार और ज्यादा बीमार क्या होता है? थोड़ा सा बीमार ये था कि पहले मैं थोड़ी बीमार थी, फिर मैं ज्यादा बीमार हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ किसी हद तक। तो ये है कि बारिशों की हम लोग बहुत ज्यादा दुआएं भी कर रहे थे, क्योंकि अगर ये बारिशें हो जाएं तो जो बीमारी थोड़ी या ज्यादा ये खत्म हो सकती है। तो फाइनली बारिश हुई आज। बिल्कुल, बारिश थोड़ी थोड़ी हुई है, लेकिन बारिश इतनी हुई है कि जो सिर्फ गाड़ियां गंदी करने के लिए हुई है। Exactly. इससे बढ़ के नहीं हुई। सबकी गाड़ी गंदी हो चुकी है, लेकिन बारिश वापस खत्म हो चुकी है। हाँ जी, तो आज हमारे पास सोशल स्टोरीज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि आज मंडे है और आपको पता है कि जब मंडे आता है तो हमारे पास बहुत कुछ होता है आपको बताने के लिए। सबसे पहले आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो थोड़ी सी आप ये कहें कि आपको थोड़ा सा धचका भी लगेगा, लेकिन शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह गुज़श्ता दहाई से 1.5 यानी कि 1.5% से बढ़कर 7% हो गई है, 7%। अगर मैं कहूँ तो जो भारत और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। माशी तरक्की की कमी और सेहत और तालीम के शोबे में नाकाफ़ी सरमाकारी इस मसले की बड़ी वजूहात हैं, और वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान को सालाना 1.5 बिलियन नई नौकरियाँ पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार फराहम किया जा सके। ये तो होना ही था हसनैन, क्योंकि 2024 जिस तरह से गुजरा है, जो इन्फ्लेशन रेट था, जो कम रेशो थी हमारी GDP की, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही थी। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इस वजह से भी है कि आपने एक जुमला कहा कि ये हमारी बेरोजगारी भारत और बांग्लादेश से भी ज्यादा हो चुकी है। देखिए, बांग्लादेश की आबादी तो हमारे साथ मिलती जुलती है, लेकिन भारत की आबादी तकरीबन 1 अरब से ज्यादा है, लेकिन उनके पास शायद रोजगार के ज्यादा मौके हैं, लेकिन हमारे पास रोजगार के कम मौके हैं। इसमें मैं मुर्द इल्ज़ाम हमारे हुक्मरानों को ही ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग करनी होती है और उनकी प्लानिंग के मुताबिक ही जॉब क्रिएशन होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जो भी आता है कोई 50 लाख नौकरियों की बात करता है, कोई विजन 2025 की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो नया नौजवान है उसको पाकिस्तान में तो कुछ मिलता नहीं है। फिर या तो वो डंकी के जरिए बाहर जाता है, या फिर वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे रहा है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आपने बेरोजगारी की बात की, तो मेरे पास एक बेरोजगारी के रिलेटेड बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, एग्जैक्टली। आपने कहा मैंने बुरी खबर बताई है, तो आप अच्छी बताएंगे। हाँ, ये अच्छी इस वजह से है कि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाता है। एग्जैक्टली। कराची के बेरोजगार शख्स की एक बावकार अपील सामने आई है। कराची के एक बेरोजगार शहरी ने भीख मांगने के बजाय अपने हालात का सामना करने के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया है। अच्छा। 3 माह से बेरोजगार इस शख्स ने एक कार्ड के जरिए मदद की अपील की, जिस पर लिखा था, मैं बेरोजगार हूँ, बराए करम मुझे काम तलाश करने में मदद करें। अच्छा। ये इकदाम उस शख्स की इज्जत नफ्स और खुददारी को जाहिर करता है, जो कि माशरे के लिए एक सबक है कि एक मुश्किल वक्त में भी वो बावकार तरीके से ज़िंदगी का सामना कर रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है। तो ये नहीं कर रहा कि मुझे कुछ दे जाओ, बल्कि ये अपील कर रहा है कि आप मुझे कुछ अगर जॉब दे देंगे इंस्टेड ऑफ भीख, तो मेरा गुजारा चल सकता है। एग्जैक्टली, मतलब ये भीख मांगने वाला एलिमेंट नहीं है। उन्होंने मतलब मदद की अपील की है कि अगर मैं जॉबलेस हूँ, अगर मुझे जॉब दे दी जाए किसी भी महकमे में, किसी भी जगह पर, तो शायद मैं खुद कफील हो सकता हूँ, खुद कमा सकता हूँ। तो जो भी ये देख रहे हैं हमारे तवस्सुत से, या फिर आपको वैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी पता चल रहा है, तो थोड़ी सी अगर हेल्प हो जाए तो बुरी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के हवाले से हमने बहुत बात की है, आपको पता है ना कि आज भी हमने हमारा सेगमेंट भी है, इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन एलॉन मस्क की जानिब से जी एक मतलब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान में कोई चीज़ आए। हम नहीं चाहते शायद, क्योंकि बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में स्टारलिंक के हवाले से एलॉन मस्क की तस्दीक की गई है, और एलॉन मस्क ने ये बात की है कि वो चाहते हैं कि स्टारलिंक को पाकिस्तान में लाया जाए, लेकिन उनको इजाज़त की ज़रूरत है। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में आने के लिए गवर्नमेंट की ज़ाहिर ज़रूरत होती है, और इस हवाले से इंटरनेट सर्विस शुरू करने का भी एलॉन मस्क ने कहा है, लेकिन वो इस वक्त रुके हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि जब उनको तस्दीक हो जाएगी, मिल जाएगी दरख्वास्त जो उन्होंने की है गवर्नमेंट से कि उनको अप्रूव कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत की मंजूरी का इंतज़ार जो है, ये रुकावट है बीच में। जब ये पूरा हो जाएगा तो स्टारलिंक भी पाकिस्तान आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। ये सिर्फ पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की फराहमी के लिए एक बहुत ही कारामद जरिया साबित होगी, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए एलन मस्क ने इंटरनेट फराहम करना है। और हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप कम से कम एलन मस्क की कंपनी को जल्दी से जल्दी इंटरनेट की जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करके उनको ये इजाज़तनामा दे दीजिए, ताकि हम इंटरनेट जो तेज़ रफ्तार है उसको एंजॉय कर सकें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कहना ये पड़ रहा है कि जब से आपने फायरवॉल या VPN लगाया है ना गजल,
तो आप ठीक से फोन पे बात भी नहीं कर सकते। पहली फोन पे तो आप तस्वीर ही नहीं कर सकते कि पहली रिंग पे आपका कोई फोन उठा लेगा या वो रिंग लग जाएगी। अगर कोई उठा भी लेता तो इस तरह लगता है कि वो कहीं खुशदार में खड़ा है और दूसरा बंदा शायद काबुल से बात कर रहा है, इस तरह की आवाज आ रही होती है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंटरनेट और जो मोबाइल सर्विसेज हैं, टेलीकॉम सर्विसेज हैं, वो दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए जिस जमाने की मैं अभी बात कर रहा था, पस्ती के जमाने की, पुराने वक्तों की, क्योंकि हम पुराने वक्तों में जा रहे हैं, तो पुराने वक्तों में बहुत सारी ऐसी बात आपने ठीक है, हम पुराने वक्तों में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, पुराने वक्तों में बहुत सारी ऐसी नौकरियां थी जो आजकल के मौजूदा वक्त में मौजूद नहीं है। और अगर हम पुराने वक्त में जाएंगे तो गवर्नमेंट को जो नौकरियां क्रिएट करनी है उनमें वो ये नौकरी भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी नौकरियां हैं वो? एग्जैक्टली, कभी आपने सोचा कि जब अलार्म घड़ी नहीं होती थी तो लोग कैसे जागते थे? नहीं, ऐसे ही मतलब एक दूसरे को उठा देते हैं। एग्जैक्टली, या हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किस तरह किया जाता था। हम आपको बताते हैं कि खत्म हो जाने वाली वो 6 नौकरियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कीमियागर की बात करते हैं। कीमियागर ऐसे माहिरीन होते थे जो आम धातुओं को सोने में तब्दील करने की कोशिश करते थे, अल्केमिस्ट जिनको हम कहते हैं। हाँ। ये नौकरियां अब खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद है नौकर अपर। ये सुबह जगाने वाला शख्स होता है। जदीद अलार्म घड़ियों से पहले नौकर अपर लोगों को सुबह जगाने के लिए गलियों में फिरते थे। वो खिड़कियों बजाते होंगे, हाँ, और खिड़कियों पे या तो दस्तक देते थे या फिर बांस के जरिए आवाज पैदा करते थे जो लोगों को जगाया करती थी। अच्छा, ये एग्जैक्टली। सो ये 2-3 नौकरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नौकरी हैं जो कि इस वक्त में खत्म हो चुकी हैं। उसमें है ह्यूमन कंप्यूटर। पहले ये होता था कि साइंसी और तहकीकाती कामों के लिए हिसाब किताब करने वाला एक शख्स होता था। ये लोग साइंसी तहकीकी इदारों, फौजी मंसूबों और खिलाई तख्लीक के लिए आदाद व शुमार की गुत्थियां सुलझाते थे। ये भी तो आपको पता है कैलकुलेटर्स हैं और फोन में सब कुछ आ गया है, छोटी सी चिप में हर चीज जो है कर दी गई है। और अगली जो नौकरी है जो खत्म हो चुकी है ये है फेनोलॉजिस्ट, दिमाग के साख से इंसानी शख्सियत का मुताला करने वाला। ये ऐसे शख्स होते थे जो इंसान के दिमाग और खोपड़ी की साख का मुताला करते थे ताकि उसकी शख्सियत, जहानत और रवैये के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। ये नौकरी भी अनफॉर्चुनेटली अब खत्म हो चुकी है। दूर दूर तक नहीं है। हाँ, exactly. अब तो लोग ऐसे कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। इसके बाद है जी लैंप राइटर। गैस के जो लैंप हैं उनको रोशन करने वाला। जब गलियों में गैस के लैंप इस्तेमाल किए जाते थे तो लैंप लाइटर्स का काम होता था। और टाउन क्राउड जो कि आवाम को खबरें और ऐलानात सुनाते थे। ये ऐसे लोग होते थे जब टीवी नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो वो टाउन के जो स्क्वायर होता है वहां पे जाते थे या फिर गली गली जाके हुकूमत का ऐलान होता था या फिर किसी प्राइवेट इदारे का ऐलान होता था तो वो लोगों तक पहुंचाते थे और ये खबरें और ऐलानात सुनाते थे। ये घंटी बजाते और बुलंद आवाज़ों में हुकूमत या दीगर अहम मालूमात का ऐलान करते थे। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इन नौकरियों को ख़त्म तो कर दिया लेकिन इनके बगैर आज का जदीद मुआशरा मुमकिन ना था। आप देखिए कि जिस तरह हम आपको खबर दे रहे हैं या जिस तरह सोशल मीडिया पे आपको खबर मिल रही है, ये खबर किस तरह मिला करती थी। ये खबर आके आपको एक शख्स स्क्वायर पे खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाजें लगा के बताया करता था। इसके अलावा स्मार्ट वॉच हो गया या इस तरह की चीजें भी ये उस जमाने में इनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता था। एग्जैक्टली। तो ये सारी नौकरियां जो आपने बताई है वन बाय वन, मैं तो वाकई पिछले जमाने में चली गई थी कि वहां पर अब क्या क्या होता था और आज क्या क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। एक हालिया रिसर्च की गई है, जैसे कि अभी हसनैन ने आपको बताया ना बहुत कुछ पस्ती के ज़माने की, पुराने ज़माने में हम चले गए हैं। तो अब एक नई रिसर्च भी हुई है इस रिलेटेड और जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि स्मार्ट वॉच बैंड्स में मौजूद जहरीले कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब स्मार्ट वॉच वाले हो जाएं होशियार। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल ये रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर इंसान ने इस तरह की वॉच पहनी। खैर मैंने तो नहीं पहनी उस तरह की, लेकिन ये है कि तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने हाथ में जो है वो स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उस स्मार्ट वॉच में आपको पता है कि हर चीज़ आपकी मोबाइल की भी बीच में उसके मर्ज हो चुकी है। आप छोटी से छोटी चीज़, आप कॉल भी सुन सकते हैं, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि स्टडी से ये चीज़ पता चली है कि केमिकल जो है उसमें होता है जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरा बन सकता है। और ये केमिकल जो आम तौर पर वाटर प्रूफ होता है, इसके साथ साथ मसनूई कपड़ों में पाए जाते हैं, जिल्द के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। और माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि तवील अरसे तक इन केमिकल से राबिता मुख्तलिफ सेहत के मसाइल भी पैदा कर सकता है। और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ज़रूरी है कि सार्फिन अपनी सेहत पर इनके असरात को समझें और हिफाजती इकदाम भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह गोरे किसी ज़माने में आए थे तो आपको सिगरेट फ्री दिया करते थे, उसके बाद कहा गया कि सिगरेट आपको कैंसर की तरफ धकेलता है। इसी तरह से पहले ये स्मार्ट वॉच बनती है, उसके बाद फिर तहकीक होती है और फिर उस तहकीक में पता चलता है कि पहले लगा दिया जाता है चीज़ों के ऊपर और बाद में फिर इसकी चीज़ें
ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि आपकी इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर ये खबर फैल गई पूरी दुनिया में आग की तरह, तो आपकी स्मार्ट वॉचेस की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगी। स्मार्ट वॉच वालों ने हमें बददुआएं देनी है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन लोग फिर भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से एप्पल की जो स्मार्ट वॉच है उसकी प्राइस कम हो जाए ताकि हम वो ले लें। अच्छा जी, आपने वायरस का जिक्र किया था, तो मैं आपको चाइना लिए चलता हूँ। जब भी चाइना की बात होती है तो हमें कोविड-19 याद आ जाता है, ठीक है। कोरोना का वायरस का भी वहीं से आगाज हुआ था, लेकिन इस बार चीन में एक नया वायरस सामने आया है। अच्छा। चीन में कोरोना वायरस के 5 साल बाद कोविड जैसा नया वायरस ह्यूमन मेटापेनियो वायरस सामने आया है, जो कि तेजी से फैल रहा है। इसमें इन्फ्लुएंजा हो गया, HMPO हो गया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 समेत मुतअद्दिद वायरस में इजाफे का सामना देखने पड़ रहा है। अच्छा। ये जो वायरस है ये एक सांस का वायरस है जो बुनियादी तौर पे बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर मदाफ़ाती निज़ाम वाले अफराद को मुतासिर करता है। इस वायरस से मुतासरा अफराद में बुखार, खांसी और नज़ले जैसे अलामात ज़ाहिर होती हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों और बुजुर्गों को ये मुतासिर करता है। एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले आपने वही कोविड की तरह मास्क पहनना है, हुजूम से बचना है और हाथ को आपने धोना है या फिर सैनिटाइज करना है। ये वबा दुनिया के लिए एक और नया चैलेंज बन सकती है, और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गजल पाकिस्तान में इस वबा के वायरसेस के जो नमूने हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा। सो हमने चाइना का इंतजार नहीं करना कि चाइना से कुछ लोग आएंगे तो वायरस लेके आएंगे, उसके बाद हमने कुछ करना है, बल्कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो एडवांस में इस दफ़ा कुछ ना कुछ कर ले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नमूने मौजूद हैं। और इस दफ़ा गवर्नमेंट भी खुद भी इकोनॉमिकली उतनी ज़्यादा साउंड है नहीं, तो एक जगह पे वो इतनी ज़्यादा एंगेज है अडियाला जेल में कि अगर वहाँ से निकल आए तो उनको इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मतलब हुकूमत के साथ साथ आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है कि आपने किस तरह से एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार करनी है। आप कोविड-19 का हाल देख सकते हैं, हमारे मुल्क का हाल देख सकते हैं, जितना नुकसान हुआ वो भी आपके सामने है। तो ये वायरस भी बिल्कुल उसके साथ मैच करता है, रिजेम्बलेंस है काफ़ी, उसकी जो अलामात बताई जा रही हैं वो सेम ही है। तो किसी हद तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है, लेकिन आपकी अपने तौर पर खुद की भी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि ज़हीन लोग कैसे होते हैं, किस तरह ज़हीन लोगों की क्या निशानियां होती हैं? हाँ। ज़हीन लोग मेरी तरह के होते हैं, है ना? वो तो मुझे पता है कि आपकी तरह होते होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ है तो बताइए। हाँ, रिसर्च हुई है नई, और रिसर्च में ये चीज़ पता चली है कि ज़हीन लोग अक्सर रात देर तक जागते हैं। आप रात देर तक जागते हैं? ठीक है, आगे भी और कुछ चीज़ें वो भी मैं आपसे पूछती हूँ। थोड़े बिखरे हुए होते हैं, ये तो आप में नहीं है। मैं बिखरा होता हूँ ना यार मेकअप रूम में। अच्छा चले ठीक है, किसी हद तक मान लेते हैं। और कभी कभार सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं हुए ना। तो अच्छा, ये आदत उनकी तख्लीकी सलाहियत और मसाइल के हल में महारत की निशानदही करती है। अगर आप किसी को रात देर तक जागते देख रहे हैं, या फिर बेतरतीब मेज़ पर काम करते देख रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल मैसी सा एक इंसान है, तो आप ये मत समझे कि वो बिल्कुल ही गया गुजरा है, बल्कि शी एंड ही जो भी है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा और उसके अंदर बहुत सी सलाहियतें होंगी, जैसे कि हसनैन ने कहा। और जब मैंने कहा कि आप सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं। ये जो मेसी की बात की थी, फुटबॉलर की बात की थी ये? नहीं, मैंने वैसे मेसी की बात की है कि इंसान थोड़ा सा मेसी होता है ना, मतलब अपने आप को थोड़ा रफली। ये लुक मेसी है, एग्जैक्टली। सो जिसमें मतलब आप गंदे शंदे हों, मतलब आपके बाल ये बिल्कुल मेसी और रोनाल्डो की बात नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, मेसी और रोनाल्डो की बात हुई तो मुझे महंगी चीज़ों की याद आ गई। अच्छा, दुनिया की जो महंगी तरीन चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं, और दुनिया की 10 महंगी तरीन चीज़ें कौन सी, उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इंसान हमेशा से लग्जरी और नायाब चीज़ों की तरफ माइल होता है। अच्छा। और ये हैं वो दुनिया की 10 महंगी तरीन चीज़ें। एक तो सबसे महंगी जो चीज़ है वो है हिस्ट्री सुप्रीम याच। ये एक कश्ती है जो कि 4.5 बिलियन डॉलर की है। कैन यू इमेजिन? एक कश्ती है जो कि 4.5 बिलियन डॉलर की है, दुनिया में पहले नंबर पे है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एंटीलिया। एंटीलिया जो है ये अंबानी साहब का घर है। अच्छा। और ये भी तकरीबन इसी तरह का शायद 4.3 बिलियन डॉलर का है, और ये भी दुनिया की महंगी तरीन एक अट्रैक्टिव भी है, और जिस तरह की वो बुलंदी पे है, लेकिन ये अभी तक अंबानी साहब के पास है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है विला लिपोल्डा, ये 506 मिलियन डॉलर का है। अच्छा। और इसके बाद सैल्वाडोर मंडी आता है जो कि इसी तरह से बिलतरतीब चौथे नंबर पे है, जिसकी मालियत है 450.3 मिलियन डॉलर। ये एक पेंटिंग है। और फिर इसके बाद जो 5वें नंबर पे वो भी एक पेंटिंग है जो कि द कार्ड प्लेयर्स पेंटिंग है, और ये भी 250 डॉलर की है। और उसके बाद जो छठे नंबर पे, क्योंकि अब डॉलर का इजाफा कम हो तो हमने आखिरी 4 स्किप कर दिए, उसमें है बवर्ले हिल्स हाउस। बवर्ले हिल्स हाउस, इसकी कीमत है 165 मिलियन डॉलर। सो ये जो चीज़ें हैं
ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है। हम तो इस हवाले से सिर्फ इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। और आपने पहले ही कह दिया था कि इंसान जो है वो अट्रैक्ट होता है, और वाकई जो चीज़ें आपने बताई उनकी तरफ जो है सुनकर भी इतनी अट्रैक्शन होती है, तो देखकर तो इंसान फिर वैसे ही दंग रह जाता होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है जी। ख़वातीन औज़ात, ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद वापस आएंगे। फिर इंटरनेट की इन्होंने बात की थी, इंटरनेट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने जब सोशल स्टोरीज की तो हमने कुछ बात की थी इंटरनेट से रिलेटेड। तो पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार में सुस्त रवि एक अहम मसला तो बन चुका है, और जिसके असरात ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़े हैं, बल्कि हमारी जो मैशत है, इकॉनमी, उस पर भी गहरे असर डाल रहा है। और इसके साथ साथ जो फूड डिलीवरी सर्विसेज के राइडर से लेकर आईटी इंडस्ट्री तक जो माहिरीन हैं, हर शोबे में इस बहुत से चैलेंजेस का सामना किया जा रहा है। इंटरनेट की रफ्तार में कमी करने में फ्रीलांसर्स ने अहम प्रोजेक्ट्स मुतासिर हुए हैं, कारोबारी इदारों को भारी नुकसान पहुंचा और आम शहरियों के रोजगार पर भी बहुत ज़्यादा मनफी असर डाला है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि जो छोटे कारोबारी लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। जबकि पीटीए ने बहुत से अहम ऐलानात भी किए, जिसके मुताबिक AAE-1 सब मेरीन केबल सिस्टम में ख़राबी के बाद आर्थिक तौर पर जो है वो बैंडविड्थ को एडजस्ट किया गया है। पीटीए के बयान के मुताबिक इंटरनेट सर्विस में किसी किस्म की गिरावट नहीं आई, और इदारा इस मसले की बहाली के अमल को करीब से मॉनिटर भी कर रहा है। और इस मसले की वजूहात, असरात और मुमकिना हल पर आज ही हमारा सेगमेंट है, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद है हुज़ैफा अली साहब, जो कि इससे पहले हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होते थे, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हुज़ैफा भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलावल साहब का एक बयान आया था कि एक मछली ऐसी है जो कि समुद्र में होती है और उसको पता होता है कि उसने कौन सी केबल को खाना है। एक तो ये मुझे बताइएगा कि उस मछली का आपको पता चला। और सेकेंडली सर, VPN के हवाले से या इंटरनेट के हवाले से तो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आजकल जब से ये फायरवॉल लगी है, फ़ोन की कनेक्टिविटी में, मतलब फ़ोन कॉल की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वो बयान का, तो जब हम बात करें मछली का, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास इंटरनेट नहीं चलता तो हम भी सबसे पहले वो जो बुरा भला कहना है तो अब वो मछली को कहते हैं, यार वो कमबख्त मछली ने फिर ना चक मार दिया जाके। तो इस तरह की बातें होती हैं। नहीं तो हूँ कर दिया करें। बस ऐसा ही है। तो एग्जैक्टली ये हो रहा है, और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो मेन कुछ केबल्स हैं, हमारा जो सबमरीन सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा बाहर भी बात कर रहा था, होता क्या है कि हमारे एक जो सीधी सी बात है, एक सड़क है, मेन एक्सप्रेसवे है। अब आप यहाँ पे ज़्यादा नाके लगा दें, चेक पोस्ट लगा दें, और वो एक एक पुलिस वाले लोग एक एक गाड़ियों को अगर देखना शुरू कर दें, इंस्पेक्शन करना शुरू कर दें, तो आप देखें कि पीछे कितनी बड़ी कतार लग जाएगी, कितना बड़ा जैम हो जाएगा। तो दैट इज़ अ मेन रीज़न कि हमारे साथ ये मसले आते हैं। तो ये बेसिकली वो डाटा पैकेट्स होते हैं। आप जितना डाटा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपका डाटा पहले जाता है और रिस्पॉन्स लेके वापस आता है आपके पास। दैट इज़ वाई यू सी समथिंग रिजल्ट्स लाइक, आपने एक सिंपल वेबसाइट yahoo.com या CNN.com ओपन करें तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, एंड देन वो रिटर्न में yahoo.com या CNN.com को आपके ब्राउजर पे या आपके मोबाइल डिवाइस के ऊपर वो करेगा। इसी तरह आपकी जो 2-वे कम्युनिकेशन है, बातें, आपकी आवाज़ भी डाटा पैकेट्स के थ्रू जा रही है और डाटा पैकेट्स के थ्रू सामने वाली की आ रही है। तो अब वो क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ सिस्टम्स ऐसे हो गए हैं कि इसको इंस्पेक्शन की जा रही है। अच्छा, इवन दो कि अब आप व्हाट्सएप की कॉल्स करें तो व्हाट्सएप ऑलरेडी कहता है कि जी योर कॉल्स एंड योर डेटा इज कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड। Exactly. तो वो तो इनक्रिप्टेड है, बट एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि जब आप एक चीज अगर ऑलरेडी पैक है, वो बुरी तरीके से पैक हुई हुई है, अब पुलिस वाले अगर उसको खोल के किसी तरह चेक करने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा टाइम लगाएंगे ना। उन्होंने ज्यादा वक्त लगाना है कि भाई ये क्या है, ये क्यों नहीं हमसे ओपन हो रहा। तो वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या है कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज उस लेवल की हाई नहीं मिलती हैं, जो होती हैं वो मुल्क से बाहर वैसे ही चले जाते हैं पहले ही हमारे यहाँ। तो जो रह जाते हैं वो बेचारे इतने काबिल नहीं होते कि वो उस लेवल पे कोई काम न कर सके। अच्छा। तो आई बिलीव कि ये मेजर इशू ये हो रहा है कि वो जो इंस्पेक्शन होती है ना डाटा पैकेट्स की आपके, वो आपके किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन जो इंटरनेट से हो रही, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो मैसेजेस के फॉर्म में हो, मीडिया के फॉर्म में हो, वो तमाम चीज़ें वो बहुत बुरी तरीके से स्लो करता है। अच्छा, हुज़ैफा साहब मुझे ये बताएं कि वैसे तो अब जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, 1 बाय 1 जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा भी कुछ बयानात दे रही हैं, PTA वाले भी कुछ बयानात दे रहे हैं। मजमूई तौर पर आप चूँकि इन डेप्थ इनके ऊपर एनालिसिस भी करते हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी रहते हैं, तो क्या कितना नुकसान इस वक्त हो चुका है जितने भी छोटे कारोबार वाले लोग हैं?
देखें अभी मैं 2 दिन पहले या मेरे ख्याल से एक न्यूज़ शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, पढ़ रहा था कि पाकिस्तान सरे फहरिस्त लग गया है आईटी लॉसेस की जो एक आती है। अब वो नंबर तो उसमें नहीं लिखा हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन ये हमने उससे पहले कुछ न्यूज़ पढ़ी थी, उसके अंदर डाटा के अंदर आ रहा था कि जी वो कोई इतने बिलियन डॉलर्स का इस वक्त हम लॉस में जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मसला, मैं चूँकि खुद एक ई कॉमर्स की इंडस्ट्री से हूँ, बहुत ज़्यादा हम मार्केट प्लेसेस पे बिजनेस करते हैं और लोगों को ट्रेन भी इसीलिए करते हैं। मकसद क्या है हमारा कि भाई अब तुम पाकिस्तान में बैठे हो, 50,000 लाख रुपए मुश्किल से कमा रहे हो पूरा महीना लगा के, तो बेहतर यह है कि थोड़ा काम करके हम उस काम को मल्टीप्लाई करें और आपकी इनकम डॉलर में शुरू हो जाए। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ही गवर्नमेंट, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे काम नजर नहीं आ रहे कि जी वो लोगों को जो बेरोजगारी है उसको कोई बहुत ज्यादा खत्म करने के लिए कोई काम हो रहा है। कुछ केबल्स के हवाले से तो बात की जा रही है, जो अफ्रीका 2 वाली केबल भी हमने डिस्कस की थी, और इसके साथ साथ भी, तो उससे आपको लगता है कोई फाका हो जाएगा? एज ऑफ नाउ तो कुछ भी नहीं है सामने, बट अगर वही वाली बात है कि इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करके प्रोसेस करते करते तो वो बड़ा सारा इसमें वक्त लगना है। तो जब चीज़ें सामने आएंगी तभी पता चलेगा कि कुछ हो रहा है। एज ऑफ नाउ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अगेन वही वाली बात है कि अगर आप कोई VPN यूज़ करें और जो कोई रजिस्टर्ड है इनकी तरफ से और अलाउड लिस्ट में है, वाइट लिस्ट में, तो फिर भी आपका काम आसान हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब बहुत सारे VPN भी काम नहीं कर रहे। और उज़ैफा साहब मुझे ये बताइएगा, VPN के ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन एक जो क्लैरिटी मुझे पिछले जवाब में आपने कहा था कि इंस्पेक्शन करते हैं तो एक लंबी कतार लग जाती है। चाइना में भी या आगे पीछे जो दुनिया के दूसरे मुल्क है वहाँ पे भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उनके पास शायद इतना बैकअप होता है या बैकअप में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं कि उनके इंटरनेट की स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ता? हमारे यहाँ स्पीड वैसे ही कम थी, उसके ऊपर हमने वॉल लगा दी, तो ये भी हुआ। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए ना हमारे पास इंटरनेट की सर्विस क्या है, PTCL का एक कनेक्शन आता है 100 MB का, वो मेरे ख्याल से 5,500-6 हज़ार रुपए का है। एक पाकिस्तानी आम आदमी जो स्टूडेंट लेवल का बंदा है वो इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब 100 MB आई मीन आप इसको यूज़ करते हुए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लोग बेचारे अभी भी उस एरा में भी जी रहे हैं जो वो होता था ना केबल वाला 500 रुपए का वो कनेक्शन मिलता था, अभी भी उस जमाने में भी उसके भी लोग अभी मौजूद हैं। तो अब आप वो देखें कि किस लेवल पे हम काम करें। तो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें या US की बात करें, यहाँ पे तो अब GBs में भी इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल हैं जी, 1 GB 2 GB के भी पैकेट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास तो अभी 100 MB तक पहुंचना मुश्किल हुआ है फिलहाल। अगर 300-200 MB के पैकेज मेरे ख्याल से नया टेल का आप देखने जाए तो वो तो कॉर्पोरेट लेवल पे चली जाती है बात, फिर 50,000 लाख रुपए की बात हो रही होती, तो वो तो कॉर्पोरेट में फिर छोटे स्मॉल बिजनेस तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये वाले मेजर इशू। उज़ैफा ये भी बताया, अभी इससे पहले हम एक सोशल स्टोरी थी वो शेयर कर रहे थे एलॉन मस्क के हवाले से, वो स्टारलिंक को पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनको अप्रूवल की जरूरत है। दे आर विलिंग टू ब्रिंग इट टू पाकिस्तान, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास हमारे इंटरनेट की स्पीड हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, अनइंटरप्टेड मिलेगी। लेकिन मेजर इशू अगेन वही बात है कि उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में कंट्रोल करना इस वक्त एक शर्त बनी हुई है कि जी इंटरनेट को कंट्रोल करना है, वही इंस्पेक्शन और ये सारी चीज़ें फायर, तो इसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होगा। जो भी, खैर मैं उनकी टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानता इतनी ज़्यादा डिटेल में, बट एंड ऑफ द डे मैंने जितना पढ़ा उसके बारे से यही नजर आया कि PTA ने यही सामने से बोला था या बोला है या किसी ने उसके बारे में शेयर किया था कि जी कंट्रोल मुश्किल है। अच्छा, तो इस वजह से इनको इतनी आसानी से अप्रूवल नहीं मिलती है। हालांकि स्टारलिंक इस तरह से डेवलप हुआ है कि वो किसी भी कंट्री में एक्सपेंशन उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से जा सकती है वो चीज़ें, क्योंकि वो तो सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है सिस्टम, तो वो तो बड़े बड़े रीजन्स को एक साथ कवर कर लेता है, यानी कि सब कॉन्टिनेंट लेवल के ऊपर भी काम चला जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मसला मेजर यही आएगा आपको कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये इतना आराम से इसको अलाउ करेंगे। मेरा कहना है कि अभी तो देखें उज़ैफा 4G भी हमारे पास उस तरह से नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, ठीक है, हमारे पास सिर्फ नाम का 4G, अगर 5G आ जाएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक तो अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर हमें VPN इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर दो बातें VPN पे भी हैं। चेयरमैन PTA कहते हैं कि VPN पे हमने मना तो नहीं किया, गवर्नमेंट ने मना किया है, आप रजिस्टर करवा लें, यूज़ कर लें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ VPNs तो अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वही वाली बात है ना कि वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पकड़ भी सही से नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें चल। पाकिस्तानी अवाम हमारे माशाल्लाह ऐसे भी बड़े टेक्निकल उस्ताद हैं कि जुगाड़ निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो वो VPN देखें, VPN बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद टेक्निकली बैठ के हम VPN बना सकते हैं। सिंपल कोई भी VPS क्लाउड सर्वर ले लें, उसको कॉन्फ़िगर इस तरह कर लें कि वो आपके लिए VPN के तौर पे परफॉर्म करेगा। तो जो टेक्निकल शख्स जो है, जो प्रोग्रामिंग से या जो कोई फॉर एग्जांपल कोई हैकर टाइप का बंदा है जो वाइट हैकिंग करते हैं, तो
ऐसे लोग बड़े आराम से वीपीएन अपना क्रिएट कर सकते हैं, आप किसको रोकेंगे? तो अब ये वीपीएन नया बना के इंटरनली अपनी अपनी महफिल में अपने नेटवर्क के अंदर लोगों को दे देंगे, यार चलो मेरा ये वाला वीपीएन यूज नहीं तो सर। अब आखिर में हुज़ैफा ये बता दें कि इसकी बंदिश से बचने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होने चाहिए, क्या समझते हैं आप? इसकी बंदिश से देखें, अब ये कंट्री लेवल गवर्नमेंट लेवल का एक सिस्टम है, इससे आप डायरेक्टली तो नहीं बच सकते, आपको इसके थ्रू ही गुजरना है। हम अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोई एहतजाज कर लेंगे, ज़्यादा बहुत हो गया तो, बट एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू वर्क थ्रू द सिस्टम्स। जो मेन सिस्टम्स आ रहे हैं उसके थ्रू ही इसको चलना है, इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं क्योंकि कहीं से कोई भी वीपीएन लगा लूं, कुछ भी कोई आईपी कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी करूं, उसने जाना मेन टनल से ही है। और जो कंट्री की मेन टनल है वहीं से होना है काम। अच्छा जी हुज़ैफा, आपने जिस तरह कहा ना कि हम एहतजाज ही कर सकते, तो मेरे ख्याल हम हु कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद थे जो कि इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, और वो यही बता रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे कि कुछ फैसले करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को ही करने पड़ेंगे, और स्टारलिंक के हवाले से ने बताया भी है ना, एहतजाज करना पड़ेगा, तो एहतजाज का मतलब क्या है? चले जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत पर, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात के साथ साथ कुछ बातें अडयाला से मुंतकिली की भी हो रही हैं, इस मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन हम आज सबसे पहले बात करेंगे कराची के मसाइल के ऊपर, जो मुल्क का माशी हब है, हालिया दिनों में सियासी, तालीमी और समाजी बहरानों का भी शिकार रहा है। इसके साथ साथ MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने तालीमी बोर्ड्स के नताइज और कोटा सिस्टम पर भी शदीद तनकीद की है। उनका ये कहना है कि कराची के जो बच्चे हैं, तलबा और तालिबात हैं, उनके लिए तरक्की के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। साथ ही सिंध में बढ़ती हुई करप्शन और नाअहली को भी उन्होंने निशाना बनाया है। और आज के प्रोग्राम में हम उन मसाइल पर रोशनी डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सूरत हाल का हल क्या हो सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं MQM के, आप MNA भी हैं और आप मेंबर भी हैं उस कमेटी के जो कि इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं। फारूक साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इस वक्त गरज बरस रहे हैं आप लोग, सिर्फ आप नहीं, अली खुर्शीदी साहब भी हम देख रहे हैं, अचानक क्या वजह बनी? और हम देख रहे हैं कि वो तमाम तर मसाइल जिनका ताल्लुक जो है अवाम से रिलेटेड है, अवाम के मुस्तकबिल से रिलेटेड है, क्या वजह बनी है? देखिए, जब चंगेज खान ने बगदाद फतह किया था जी, तो वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने और बगदाद को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए उन्होंने वहाँ की दर्जगाहों को और लाइब्रेरीज और जो कुतुब खाने थे ना, उनको मिसमार किया था, नजर आतिश किया था, उनको तबाह बर्बाद किया था। ये एक चंगेज खान की तालीम की जो एक जिसे कहना चाहिए ना कि जो नफरत थी, उसका इज़हार था। अब आप देखिए ये कैसे हो सकता है कि 3-4 सालों से हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस अचानक खराब हो जाए, अचानक उनकी जो कारकर्दगी है इंटर के या मैट्रिक के इम्तिहानों में इतनी खराब हो जाए कि जहाँ पहले 60% रिजल्ट आता था, मैट्रिक का 60-70, मैट्रिक का इंटर का 60-70, 75, वहाँ 30-30% रिजल्ट है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का और 30% एवरेज है। इंजीनियरिंग में 71% बच्चे फेल हो गए और मेडिकल प्री मेडिकल के जो है वो तकरीबन 66% बच्चे फेल हो गए। मतलब अनहर्ड ऑफ है, नाकाबिले फहम है, इतना लेवल जो है वो बच्चों की गिर नहीं सकता। और फिर यही बच्चे जब कॉम्प्ले हैं NED में दाखिले के लिए, जो प्रोफेशनल जो हायर एजुकेशन है, तो अच्छा, और इसके मुकाबले में जो हमारे अंदरूनी सिंध के बोर्ड हैं, लाड़काना हो, नवाबशाह हो, वहाँ 80% लोग पास हो रहे हैं, सिर्फ 20% फेल हो रहे हैं। वहाँ एकदम इजाफा हो रहा है उनकी कारकर्दगी में और उनके नतीजे बेहतर से बेहतर हो रहे हैं हर साल। तो ये 2-3 जो किस्म के बोर्ड्स बने हुए हैं, तो लगता है कि अब हमारी सूबाई हुकूमत और जो इसके वडेरे हैं खास तौर पर, जो ये हमेशा एक शहरों के जो हुकूक है उनको सल्ब किया है और ये रूरल अर्बन डिवाइड के नाम पे हमेशा एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, तो ये तालीम का कत्ल हो रहा है, ये मुस्तकबिल का कत्ल हो रहा है, ये मुल्क के मेहमारों की जो सलाहियतें हैं उन्हें जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला करके ये मुल्क की तामीर और तरक्की के खिलाफ साजिश है, ये मुल्क की बका सलामती के खिलाफ साजिश है। तो अब आप बताइए कि उसके बाद हम गरजेंगे नहीं, बरसेंगे नहीं, तो क्या मतलब है कि हम मतलब इसको खामोशी से कबूल कर लेंगे? ये सिर्फ हमारे बच्चों के खिलाफ कराची के, और कराची में अब थोड़ी सिर्फ उर्दू बोलने वाले गुजराती मेमन या महाजर ही रहते हैं, ठीक है, 91% उनकी 51% आबादी होगी जो कि सेंसस में आई है, लेकिन बाकी 49% मेरे
पंजाबी भाई हैं, पख्तून हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, हजारीवाल सरायकी। अब तो कराची देखें ना, सबका शहर है, हर इलाके का पाकिस्तानी, हर जबान। फिर भी ये जो कराची के खिलाफ नफरत है, उसमें कहीं से कमी की कोई आसार ही नहीं है। और अब बोर्ड्स को यूज किया जा रहा है हमारे बच्चों। फारूक भाई, ये आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि कराची के साथ ये तालीमी में महाज पे भी जानबूझ के इस तरह की चीज़ें की जा रही है, लेकिन हमारे साथ जब भी सिंध गवर्नमेंट से कोई भी तर्जुमान मौजूद होते हैं वो तो कहते हैं कि कराची में बिल्कुल दूध और शहद की नहरें जो है बह रही हैं, वहाँ पे किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन जब न्यूज़ में सुनते हैं या फिर हम वहाँ के हालात देखते हैं तो हालात तो बहुत बुरे हैं। अब देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ हालात है, एक तरफ हकीकत है, और दूसरी तरफ जो है उन्होंने लोगों की गोया की आंखों में पट्टी बांधते, लोगों की आंखों में मुसलसल धूल झोंकने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। बिला वजह एक आध कोई काम, अगर उनकी एक हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ अस्पतालों की कारकर्दगी को थोड़ा बेहतर किया, देखें तो जहाँ अच्छा काम हुआ है उसको भी तो हम सराहते हैं ना। हमने तो अपनी तरफ से कोई मतलब एक जिसका ड्यू है उसको ड्यू दिया है, जो डिजर्व करता है, अच्छा काम किया। तो हमारी नजर में तो लोगों को डिलीवर आपने किया नहीं किया, परफॉर्म किया नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि वही बच्चे जो लाड़काना नवाबशाह किए और फिर कराची के जब NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दाखिला टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो वहाँ आखान बोर्ड के बच्चे, उनका रिजल्ट 74% और सॉरी 84, और जो फेडरल बोर्ड के उनका 73, और कराची के बच्चों का 67, जबकि लाड़काना नवाबशाह के बच्चों का 20% है। तो वहाँ कल ही खुल जाती है कि भाई बोर्ड में एक मयार बनाया गया है कि 15% बच्चे जो पास होते हैं लाड़काना नवाबशाह में, उनके A1 ग्रेड है। लेकिन फारूक सितार साहब, कल सादिया जावेद साहिबा यही कह रही थी कि आप लोगों की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो झूठ का मुरब्बा है, और अब जो नौजवान है वो बाशऊर हो चुका है, और सिर्फ सिंध वाहिद सूबा है जहां पर तालीम भी मुफ्त है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पहले जो है वो मार्क्स अच्छे आना, फिर यकायक फेल कर देना, परसेंटेज कम आना। साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि एक प्रोसेस है आपके रीचेकिंग का, मतलब आप पेपर्स को रीचेक करा सकते हैं, तो विदाउट गोइंग दैट प्रोसेस MQM कैसे ये कन्विक्शन कर सकती है कि इस तरह से रिजल्ट आया है, और किस तरह से वाकई क्यों ऐसा होगा, बच्चों को क्यों फेल किया जाएगा? देखिए, जब मेन रिजल्ट में इतने बच्चों को फेल कर दिया जाए और वो सबके सब स्क्रूटिनी में रीचेकिंग में जाए, तो जो चेकिंग का सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड, जिस पर हमने ये सारे शक व शुबात डाले हैं, उसी में रीचेकिंग होगी बीवी। मुझे बताइए कि जो ये रीचेकिंग भी हो रही है, उसमें स्क्रूटिनी के इतने पैसे, 70% बच्चे जब पैसे और देंगे तो इसका मतलब उनकी तो डबल फीस हो गई ना। एक तरफ तो वो एग्जाम में बैठते वो फीस देंगे, एक तरफ स्क्रूटिनी के पैसे देंगे, और अल्लाह ना करे फिर भी पास नहीं हुए तो अगली बार फिर इम्तिहान में बैठेंगे, फिर फीस देंगे। तो मतलब है कि फिर मेन एग्जाम चला जाए ना, सांप निकल जाता है, फिर लकीर पीटते हैं, फिर इतना मीडिया क्लियर में हाईलाइट हुए, वो सप्लीमेंट्री है जो स्क्रूटिनी है उसके वो तो इंडिविजुअल होंगे ना। हाँ, कोई ऐसा सिस्टम बनाए ना, एक कमेटी बनाए। लास्ट ईयर भी जब गवर्नर सिंह कामरान टिसूरी साहब ने विजिट किया, बोर्ड ऑफिस के चेयरमैन से मुलाकात की, तो एक कमेटी बन गई। उस कमेटी ने भी ये कहा कि जी हाँ, ये जानबूझ के नंबर कम किए गए हैं और जानबूझ के लोगों के मेरिट को दबाकर जो है वो छुपाया जाता है, चुराया जाता है, ताकि वो आगे कॉम्पीट ना कर सके। अच्छे आला तालीम के दरवाजे उनको बंद किए जाए। अच्छा, तो अब करें ना। मैं कहता हूँ आगा खान बोर्ड के लोगों को ले, फेडरल बोर्ड के लोगों को ले, उनकी कमेटी बनाए, और ऊपर से मॉनिटरिंग करेंगे MQM और पीपल्स पार्टी के MPS, उनकी कमेटी बना दे। तो आए ना, जो मुतालबा हम कर रहे हैं करें फिर उसको। ये सिर्फ एक चीज बयान दे देना झूठ का बुलंदा, और एक मेरी बहन और बेटी को मेरे सामने लाकर मेरे ठोस हकायक, फिर मैंने कहा अगर ऐसी मेरी बेटी इतनी कम परफॉर्म करिए, तो अभी सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में डॉक्टर बेटियां बैठी, डॉक्टर बेटे बैठे, तो शुरू की 20 पोजीशनों में मेरी बेटियों की पोजीशन है 15 है, अर्बन सिंध, रूरल सिंध की 5 है 20 में से। तो फर्क साफ जाहिर है। मैं तो सबूत के साथ बात करूं, आप भी आए ना, मर्द के बच्चे बने और अपने किसी मर्द MPA को वजीर आला खुद बैठे और मेरे इन दलाइल का जो आदाद शुमार के जरिए से कह रहा हूँ उसकी तरदीद करें, उसको झुटलाएं जो हकीकत दे रहा हूँ। ये सिर्फ बयान देने से और टीवी पे मुझे उसको पलड़ा बराबर है। बिल्कुल फारूक भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा सा नेशनल लेवल पे भी आपसे डिस्कशन करिए, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि आपने ये जो शिकायत है ये वफाक से भी की है, और वफाक ने इस हवाले से कोई आपको यकीन दहानी करवाई है? देखिए, वफाक में मेरी एहसन इकबाल साहब से बात हुई, उन्होंने कहा भाई मैंने तो खुद
अभी तुम्हारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैं तो हैरान हूँ कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। जी। इनको क्या बुग्ज है, क्या दुश्मनी है, ये कराची को क्यों ऑन नहीं करते। अच्छा, फिर सबसे बड़ी मजे की बात क्या पता है, जी। अगर वो कह रहे हैं कि ये रीचेकिंग में जाए, यार तो इनकी बला से कराची के बच्चे सिंध के बच्चे नहीं है क्या? कराची के बच्चे पाकिस्तान के शहरी नहीं है क्या? कराची के तालीमी बोर्ड का चेयरमैन जो हमेशा एडॉकिज्म पर आया, जो मेरिट पर नहीं, इससे पहले 2 चेयरमैन जुल्फकार शाह, नसीम अहमद मेमन को हाई कोर्ट ने हटाया, जो डिजर्व नहीं करते, सियासी तकर्रुरियत सियासी तौर पे लगाया। तो इसका मतलब है कि जो मेरिट पे नहीं है, जो एल नहीं है, एक स्टेटस को एडॉकिज्म है, अपनी मर्जी के अफसरान लगाए जाते हैं। तो मुझे बताइए कि आज ये जो अभी जो इमरान कादरी थे, अब उनको हटा के उन्होंने कोई आदमी नहीं है इनके पास, वो जो मैट्रिक बोर्ड का था उसी को दे दिया कि वो चलाए इंटर का। अब आप बताएं कि एक मैट्रिक के पहले ही बोझ अब उसको दे दिया। अब ये सारी बातें मैंने एहसन इकबाल को बताई, तो कह रहे हैं भाई इसमें तो रियासत को भी इंटरवीन करना चाहिए, इसमें तो वफाकी हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए। ये सिर्फ महाजरों का, कराची की हर जुबान बोलने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को ना सिर्फ नहीं तारीख किया जा रहा है, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, तालीम के साथ, मेरिट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने कहा भाई आप भी करें, मैं भी हर दरवाजा खटखटाता हूँ और लोग कहता हूँ भाई खुदा के लिए इसको रोके आप। चलिए फारूक साहब, हम भी बेहतरी की उम्मीद ही करते हैं, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि आपने भी ये मुकदमा आगे रखा है वफाक के। अब देखते हैं कि आगे से क्या रिस्पांस आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चूंकि आप मेंबर भी हैं कमेटी, जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके, तो इस रिलेटेड बताइएगा, मुज़ाकरात हुए हैं, पहली मीटिंग हुई, दूसरा दौर हुआ, क्या कुछ आपको लगा, किस हद तक कामयाबी के इम्कानात है? असल में मैं इस मुज़ाकराती अमल की बहुत ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि अल्लाह ना करे उसको नजर ना लग जाए। मैंने ये महसूस किया कि पीटीआई और अपोजिशन की जमातें हों और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एमकेएम और दीगर हुकूमत की जमातें हों, मैंने सारे जो नुमाइंदे हैं इस कमेटी में हर पार्टी के, उनकी मस्बत सोच देखी और संजीदगी पर जोर दिया गया, नेक नियती पर जोर दिया गया और इस बात पे जोर दिया गया कि भाई डीरेल नहीं होना चाहिए मुज़ाकरात, कोई स्पैनर नहीं आना चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल में, और इसे जो है वो कामयाब करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के लिए अब नागुज़ीर हो गया है। मुल्क की बका, तरक्की, इस्तेहकाम, मैं समझता हूँ इस वक्त पूरा मुल्क यरगमाल है इस पोलराइजेशन और जो सियासी महादाराई और ये जो हम देखते हैं कशीदगी मुल्क में। तो माशी बहरान रोजाना संगीन से संगीन तक, बेरोजगारी, जितना भी हुकूमत क्लेम कर लें कि कुछ मैक्रो इकोनॉमी बड़े आदाब जो हैं उनमें थोड़ी बेहतरी जरूर हुई है, लेकिन नीचे तक उसके असरात अभी नहीं गए। आम लोगों की जिंदगियां उसी तरह अजीरन है। गैस, बिजली, तेल के बिल आप देख लें, लोड शेडिंग देख लें गैस और बिजली की। मैं समझता हूँ कि लोग या तो खुदकुशियां कर रहे हैं, या मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, या बगावत के जो है वो रुझानात उनमें जन्म ले रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए, फिर रियासत के लिए, बका सलामती के लिए ये रुझाना खतरनाक है। इसका एहसास अल्लाह करे, मुझे लगता है सबको है। और सब ये देख रहे हैं कि अब अपोजिशन की जमात ये महसूस करे कि उनका वोट बैंक उनसे भी सवाल करेगा कि अगर ये सिर्फ मुल्क की सारी मशीनरी रुक जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो सरमाया लगा हुआ है वो भी निकल जाएगा। नया सरमाया तो दूर की बात, हमारा टैलेंट ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये वो बैकग्राउंड में फैक्टर्स हैं, लगता है, जिसको अब सबने महसूस किया। अच्छा फारूक भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है ना कि उनको बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, उसके बाद वो आपको फैसले से आगाह करेंगे, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शेख वकास अकरम हमें बताते हुए नजर आ रहे हैं हमारी तमाम तर तहरीकें इंटैक्ट हैं, वो उसी तरह चलेंगी। सो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के एंड से भी, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, कि एक नेक नीयत ये होनी चाहिए कि जब भी उनके मुज़ाकरात हों उनको कम से कम अडियाला का एक्सेस तो होना चाहिए कि फ़ौरन से जाके अपने बानी को उस हवाले से एतमाद मिले, और तहरीक इंसाफ को भी बयानबाजी से पीछे हटना चाहिए? मेरे ख्याल में वहाँ तो तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे सब कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ, मतलब सब, यानी पीएमएलएन भी कहती है कि भाई हमारे यहाँ भी हॉक्स है, तुम्हारे यहाँ भी हॉक्स है। तो इस बात का एतराफ़ दोनों नुमाइंदे तो कर रहे हैं जो मुज़ाकरात में, और अल्लाह करिए वो मुकम्मल तौर पे मैंडेटेड, इनको एतमाद अपनी अपनी जमातों का और उसके साथ ही बैठे हों। और इसीलिए अगर वो मिलना चाहते हैं अपने बानी से तो बिल्कुल उनको इजाज़त होनी चाहिए, और बहुत तफसील से और बड़ी आसानी के साथ, पूरी उनकी तसल्ली के साथ उनको जो है वो मौका मिलना चाहिए। इस बात में तमाम अराकीन ने कहा, और हुकूमत या इसमें और
जो हमारे इदारे हैं उन्हें भी मतलब मैं समझता हूँ कि इस बात की इजाज़त देनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये मुलाकात जो है वो होगी और इन्हें ये मौका दिया जाएगा, और ताकि वो एक तहरीरी तौर पे अपना फाइनल जो एक एजेंडा है, नुकात है जो उनके, उसको फाइनल कर ले और उसके बाद आ जाए, और उसके बाद हुकूमत को भी देखना है कि क्या रास्ते वो निकाल सकती है। देखें, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिविंग। मैं नहीं समझता अगर हम अपने आप को सियासी कहें और किसी मसले का हल ना निकाल सके। देखिए, कोई मजबूरी होती है, कोई मसलियत होती है, कहीं आईन, कानून और अदालती मामला। फारूक सत्तार साहब, चूंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वक्त भी हमारे पास कम है, तो मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ आपके अपने भी मुतालिबात हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे, थोड़ी सी नाराजगी का भी इजहार किया जा रहा है। असल में मुतालिबात हैं क्या आप लोगों के जो कि पूरे नहीं होते? हमेशा हमें शिकायत सुनने को मिलती है। हमने तो ये जो मुज़ाकरात होने हुकूमत और अपोजिशन के, इसको गनीमत समझकर अपनी बात भी हंसरह मजाक डाल दी वहाँ सरदार साहब के सामने कि हमने कहा कि चलो अगर आज पीटीआई को एंगेज किया हुकूमत ने, पीएमएलएन ने, तो इस बात की अब उम्मीद की जा सकती है कि हमें भी एंगेज किया जाएगा और हमारी नाराजगी को दूर किया जाएगा। हमारे साथ जो वादे वही किए गए इन्हें भी इंशाअल्लाह ताला पूरा किया जाएगा। तो मैंने तवज्जो तो उनकी मबजूल कराई, उन्होंने भी मुस्कुराहट के साथ कहा कि नहीं हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं और आपके मसाइल पर भी इंशाल्लाह तवज्जो देंगे, उन्हें हल करेंगे। फारूक भाई, इट्स प्लेजर टू टॉक विद यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ात हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर तार साहब, जो कि तफसीली तौर पे कराची के मसाइल और फिर मुल्की मसाइल और मुल्की सियासत के हवाले से हमारे साथ डिस्कस करे थे। यहाँ पर वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, अब हम बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सेगमेंट है। पिक्चर्स का शौक सबको होता है, मुझे भी बहुत है, आपको भी बहुत। मोबाइल के बाद तो ज़्यादा बढ़ चुका है ना। एग्जैक्टली, मोबाइल्स के बाद और अच्छे फोन्स आने के बाद तो ज़्यादा एंजॉयमेंट हम कम करते हैं और पिक्चर ज़्यादा लेते हैं। और जब भी हम किसी इवेंट में या कहीं भी जाते हैं तो हमारा पहले ये होता है कि हम इवेंट में जाते ही इसलिए कि हमारी पिक्चर्स अच्छी आ जाए, है ना, मतलब एक साइकी है। तो फैशन फोटोग्राफर जिन्होंने अपनी प्रोडक्टिव सलाहियतों और मुनफरिद अंदाज के जरिए फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा, मैं बात कर रही हूँ फैज़ान अशरफ साहब की, जो कि आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि ये नई जहद जिस तरह से उन्होंने मुतारिफ कराई है। टिकटॉक पर उनके इतने ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, 2.4 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स। और फैज़ान ना सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ़र हैं बल्कि एक डिजिटल आइकॉन के तौर पर भी जाने जाते हैं, और उनकी फ़ोटोग्राफ़ी में जिद्दत और फ़नकाराना पहलू ने उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ही नुमाया मुकाम भी दिलवाया है। सही है इसने? बिल्कुल ऐसी है। फैज़ान का हर एक जो है वो शूट है, काम है, वो बड़ा मशहूर होता है। फैज़ान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फोटोग्राफर को ये कहा जाता है कि ये एक सेल्फलेस जॉब है, लेकिन जब हम आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, आपके टिकटॉक को देखते हैं, आपके इंस्टाग्राम को देखते हैं, आपके फेसबुक को देखते हैं, तो आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। ये कैसे? बस अपने लाइक मेरे डिफरेंट थोड़ा शूटिंग करने का स्टाइल है। अच्छा। लाइक एक होता है कि जब आपको फॉलोअर्स थोड़े गेन हो जाते हैं, थोड़ा लोगों में एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं यार मैंने इवेंट पे नहीं जाना, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स आजकल आपको पता है जैसे मेकअप में भी है कि सीनियर आर्टिस्ट से लें, जूनियर आर्टिस्ट से लें, तो इसी तरह हमारी फील्ड में भी है कि आप सीनियर आर्टिस्ट का पैकेज अलग से है और सिग्नेचर्स का अलग से है। और मेरा ये होता है कि कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो है ना मोस्टली इवेंट पे मैं खुद ही अवेलेबल होता हूँ। अच्छा। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से फिर मेरा जो है ना अच्छा सबके साथ इंटरेक्ट रहता है कि जो है ना सबको मैं सेटिस्फाई अच्छे तरीके से करता हूँ शूटिंग स्टाइल में, और जो भी शूट्स हमारा होता है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, तो उस तरह से फिर मैं ज़्यादा जो है ना वो। और ये जो फॉलोइंग है ये आपसे क्या डिमांड करती है, किस वजह से इतनी ज़्यादा है? फॉलोइंग का ये है कि आप थोड़ा अच्छा बीटीएस रखें। अच्छा। ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको आप फॉलो करें। ठीक है, और कुछ तो ऐसा ट्रेंड होता है कि आप नया से नया देख रहे हैं, जैसे पहले ही होता था कि आप इंडोर एक ही जो है ना उसमें शूट कर रहे होते हैं रूम के अंदर, वॉल्स के अंदर। तो आजकल जो चल रही है लोकेशंस के हिसाब से आउटडोर शूट्स का ट्रेंड्स है। हाँ जी, आप अगर आपका बारात का डे का शूट है तो उसके साथ कौन सी लोकेशन मैच करती है, अब वलीमे का मेकअप प्लस ड्रेस है तो उसमें आपकी कौन सी लोकेशन जो है ना वो सूट करती है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस शूटिंग में खास तौर पे जो है ना वो लेके चलनी पड़ती है। फैज़ान, व्हेन यू स्टार्टेड, कब आपने ये शुरू किया और कितना अरसा हो गया, और कैसे आपको ये ख्याल आया कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए? जी, मुझे 2010-11 से मुझे जो था उसमें फोटोग्राफी का शौक था। पहले मेरे घर पे उस टाइम था आई थिंक सो पेंटियम 4 था। उस टाइम से फिर मैं सॉफ्टवेयर पे एडिट करना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है इसको मैंने फिर मोस्टली अपनी प्रोफेशनल जॉब को मैंने जो है ना। कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आप?
पहले तो आपको पता है, याद हो सबको, जैसे हमारी प्रोफेशनल फील्ड भी है चैनल पे, तो पहले एडोबी फोटोशॉप था। जी जी exactly. तो अब तो ज़्यादातर जो चल रहा है वो लट्स का काम चल रहा है, ठीक है, लाइट रूम का प्रोफेशनल हुआ है, ठीक है। पहले तो आप फोटोशॉप कर लें, ठीक है, फेस पे फिनिशिंग कर ली, टचअप कर लिए। अब जो नेचुरल एम्बियंस जो होता है वो ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, कोई खास टेक्निक्स भी हैं आपकी पिक्चर्स लेने की? जी, उसमें यह है कि हमारे अब लाइट रूम में ये है कि आप जो है ना एक एक कलर को इन्हेंस करना पड़ता है आपको, वो मैनुअल ये ज़्यादा एडिटिंग टफ है पहले की निस्बत, ठीक है। पहले ये होता था कि जस्ट आपने एक फ़िल्टर अप्लाई किया, सिलेक्शन की, और उसके बाद आपने फ़ौरन से फेस पे अप्लाई कर दिया, तो वो आपका स्मूथ हो गया। अब इसमें यह है कि आपको लाइट रूम को लेके प्रॉपर जो है वो एक कलर ग्रिड करना पड़ता है, हर एक चीज़ को मैनुअल आपने करना। अच्छा, जिस आपने पहले कहा कि मैं खुद ही जाता हूँ तमाम तरह इवेंट्स में, खुद ही जाते हैं, फिर आप पेंटियम 4 से एडिटिंग स्टार्ट की, अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, एक का आपने नाम लिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 10 गिनवा सकता हूँ जो सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारे काम अभी भी आप खुद करते हैं या फिर देयर इज सम टीम जो कि पीछे बैक एंड पे काम कर रही होती है? इसी तरह जी टीम तो ऑब्वियसली जो है ना लाजमी होती है, टीम वर्क लाजमी है। उसमें फिर टीम वर्क में आपके प्रोफेशनल्स जो है ना स्टाफ होना वो ज़्यादा मैटर करता है। अब इसी तरह जैसे आपने बात की है कि अब सारे काम तो मैं खुद नहीं कर सकता, मैं एक टाइम पे शूट कर सकता हूँ, इवेंट कवर कर सकता हूँ, तो लेकिन यह है कि मैं उनको देख रहा होता हूँ क्योंकि वो मेरे से ही फाइनल पास करवाते हैं कि सर हमने ये काम कर लिया। नाम ज़िशान का खराब होगा। जी जी, फैजान का अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया हाँ, तो वो फिर फाइनल प्रोडक्ट जो भी आती है उसको फिर वो मेरे से ही जो है ना पास ओवर करते हैं कि जी ये परफेक्ट है, तो आप ओके कर दे, फाइनल ये है रिजल्ट। अच्छा फैजान, आपने कोई खास ट्रेनिंग्स भी ली थी? क्योंकि चैलेंजिंग तो सिचुएशन होती है, जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं तो आपके रास्ते में रुकावटें भी आती हैं। जब आपने 2010-11 की बात की, आपने स्टार्ट किया, आपके लिए कुछ चैलेंजिंग था? जी, मेरे पहले तो ये था कि काफ़ी प्रोफेशनल कुछ चैनल्स है जिनके साथ मैंने काम भी किया है, मतलब कि 8-9 प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ जो है ना कि कहीं से जो आपको सीखने को जब मिल रहा हो तो आप उसको सीखना चाहिए आपको। तो मैंने भी इसी तरह इतने अरसे में लाइक 2011-12 से लेकर स्टिल अभी तक मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, तो कोई भी चीज़ मुझे नहीं सीखने को मिलती है तो मैं इसको फौरन से कैच आउट करता हूँ। और ये बताइएगा कि जिस तरह बहुत सारे फोटोग्राफर्स और भी हैं, लेकिन व्हाई योर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्या उसमें आप कस्टमर वैल्यू एडेड कुछ सर्विसेज देते हैं, क्या कुछ देते हैं कि आप, एक तो आपका काम भी मुनफरिद है, दूसरे आप भी मुनफरिद हैं? जी मेरा असल में जो एक तो है, मेरी सबसे ज़्यादा जो रील्स हैं वो वायरल जाती हैं। अच्छा, शॉर्ट्स, BTS पहले जो था सोशल मीडिया पे इतना पब्लिक अलाउ नहीं करती थी कि आप हमारी पोस्ट नहीं कर सकते, तो अब तो बल्कि खुद अभी हम घर पहुंचते नहीं है तो हमें कॉल्स आती हैं कि यार वो हमारा कंटेंट नहीं पोस्ट हुआ तो काइंडली कर दे, कब हो रहा है। तो लोगों को ये होता है कि ना, एक तो आपकी ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि जो है ना आपकी ऑडियंस किस तरीके का आपका काम पसंद कर रही है, तो फिर हमने ऑडियंस के जो लाइकिंग है उसको देख के जो है ना वो सारी शूटिंग और कंटेंट पोस्ट करना होता है। मतलब कि असर हाजिर को देख के सारी चीजें क्या कुछ चल रही है, इस वजह से मतलब जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उनको देखते हुए आपने अपनी फोटोग्राफी को प्रमोट किया। ये बताएं कि किसी सेलिब्रिटीज के साथ भी आपने काम किया है, कौन सबसे आपका यादगार और अच्छा प्रोजेक्ट जो हो? मैंने अब पाकिस्तान की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं मेरे पेज पे भी पोस्टेड हैं उनके शूट्स, लाइक जैसे अब फिज़ा अली हैं, उसके अलावा सहर अली ख़ान हैं, ठीक है, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके मैंने जो है ना इमरान अब्बास नकवी, उनके शूट्स, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके मैंने शूट्स हो चुके हैं मेरे से। और यमुना जैदी का भी लास्ट हमने शूट्स किया था, और जो भी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, रूबा मिर्ज़ा भी काफ़ी जो है ना इन हैं, उनका शूट्स किया है। तो बहुत ज्यादा ऐसे नाम हैं जो तक के 50 प्लस से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा जितने आप नाम बताएंगे। और कौन सा ऐसा नाम है जिसका आप फोटोशूट करना चाहते हैं? मतलब आपकी एक लिस्ट होगी कि यार इसका मैंने फोटोशूट करना है। बस मेरा यही है कि पाकिस्तान में तो है मोस्टली जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो है उस पर मैं देखना चाहूँगा कि जो हमारे जैसे अब मिस्टर बीस्ट है, यूट्यूबर नंबर 1 है, तो उस तरह का कुछ मैं कह रहा हूँ कि उनको हम कुछ टच मतलब आपका ड्रीम है कि उनके साथ कुछ ऐसी कोलैब, नहीं पाकिस्तान में भी है लेकिन एक इंटरनेशनल मतलब थोड़ा इरादे हैं आपके जरा हाई लेवल पे हों तो फिर आप उसको टच कर सकते हैं ना। अच्छा ये बताएं कि अब जो लोग न्यू जनरेशन आना चाहती है फैशन फोटोग्राफी की तरफ, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करें, ट्रेनिंग्स लें, या फिर क्योंकि होता है ना अमूमन ऐसा होता है कि लोग अब पिक्चर्स बना के
ऐसे ही आ जाते हैं। तो वो लोग जो आप जैसे लोग हैं इतनी मेहनत कर कर आगे आए हैं, तो वो थोड़ा सा कंपटीशन आगे पीछे हो जाता है। आप क्या एडवाइस करेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, आपको अभी काम है प्रैक्टिकल, आपको प्रॉपर उसका आइडिया होना चाहिए। अब आप स्टडी तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल नहीं करते, अब सपोज के अब मेरे पास काफ़ी जो है ना यंग, जैसे अब आपने बात की है, काफ़ी ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं कि जी हमें भी ये सीखनी है, फोटोग्राफी में आना है, और मेरे से सीख के काफ़ी बाहर भी गए हैं। अच्छा। ठीक है, अब सपोज कि हम जैसे यूके या कहीं और कंट्री में जो शिफ्ट होते हैं, तो वो कह रहे हैं यार हमने वहाँ पे कुछ ऐसा प्रोफेशनल जो है ना कोर्स या प्रोफेशनल चीज़ लेके चलनी है, तो उसमें फोटोग्राफी कुछ सीख के जा रहे हैं। ठीक है, तो उधर ये होता है कि आपको जो कैमरा है प्रोफेशनल, उसको आप ऑपरेट करना, उसकी कैमरा रूल्स, कैमरा वेरिएशन, कैमरा लॉ, ठीक है, ये सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए प्रैक्टिकली। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है इस वजह से भी कि एक शख्स है ना, वो मोबाइल से बहुत ही पैथेटिक तस्वीर बनाता है, दूसरा उसी मोबाइल से, थर्ड क्लास मोबाइल भी होगा, वो बहुत ही अच्छी तस्वीर कैप्चर कर सकता है। तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत भी होगी। और आप क्या समझते हैं कि फोटोग्राफर को जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं जो उसको एक अच्छा या मुनफरिद फोटोग्राफर बना सकती हैं? देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि कैमरा रूल्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसमें आपके कैमरा फ्रेम्स आते हैं, ठीक है, कैमरा लॉज हैं, तो वो जब तक आपके माइंड में नहीं होंगे तो उस टाइम तक आप जो है ना, अब जैसे सपोज के कहीं पे अगर आप आउटडोर हैं तो आपने आउटडोर की लाइट को, नेचुरल लाइट को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, अब सपोज के इंडोर हैं तो वो काफ़ी, हर जगह का एम्बियंस डिफरेंट होता है, तो हर जगह को उसको अपने कैमरा की लाइट को जो कंट्रोल करना है, तो वो आपने डिफरेंट जगह की जो लाइट्स है उसको बैलेंस करके आपने जो है ना चलना होता है। ठीक है, इंडोर वर्सेस आउटडोर में काफ़ी, तो इस हिसाब से फिर आपको फ्रेमिंग का आइडिया, अब जैसे आजकल जो हमारी फोटोग्राफी का ट्रेंड है, वो आपको बैकग्राउंड का प्रॉपर जो है ना फुल व्यू चाहिए। ठीक है, हर क्लाइंट को चाहिए मुझे इस तरह की फोटोग्राफी चाहिए। अच्छा। तो अब उसमें लेंसेज का भी काफ़ी जो है ना वो है। अब वाइड एंगल के लिए कौन सा लेंस चाहिए अब किसी को नहीं पता है, तो लेकिन वो फोटोग्राफी हमें, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि सर हमें इस तरह का शूट चाहिए, कुछ एस्थेटिक शॉट्स चाहिए। ठीक है, किसी ब्राइड को जो है ना आउटडोर में चाहिए जो है ना फेयर लाइट के अंदर, अब कुछ ब्राइड्स कहते हैं हमें डार्क और एस्थेटिक लुक्स चाहिए, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने उस टाइम पे क्लाइंट को कैसे जो है ना वो प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा फैजान, ये भी बताएं, इससे पिछले जवाब में आप कह रहे थे कि बहुत से बच्चे बच्चियां आपके पास सीखते हैं, तो आप उनको खास कोई ट्रेनिंग क्लासेस भी देते हैं? जी, क्लास मेरी 1 आवर की वैसे क्लास है, अगर आप जो हमसे ज्वाइन करते हैं तो फिर हम उनको लाइक पर मंथ के जो है ना उसमें हम लोग कोर्स दे रहे होते हैं। और पर मंथ में हर दिन 1 घंटा होता है? हाँ जी, 1 घंटा 30 मिनट्स भी अगर आप वो दें प्रॉपर अटेंशन के साथ, तो आप लेकिन जो गजल इन्होंने बताया ना कि कैमरा रूल्स हैं, कैमरा के कुछ लॉज हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, जिस तरह आपने बताया, आपने डिफरेंट सिचुएशंस का जिक्र किया, तो ये तो मुझे लगता है कि एक कैमरामैन के लिए भी जब तक वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो वो चीज़ें सीख नहीं सकता। राइट, ऐसा ही है, क्योंकि आपको कोई भी काम है, लाइक आपको कैमरा वेरिएशन, अब सपोज कि मैं आपका शॉट ले रहा हूँ, तो उसमें किसी भी पिक्चर्स में आपने इंस्टा पे भी देखा होगा कि वो आपके हेडरूम काफ़ी क्लोज आ जाता है, तो आपका फेस बड़ा लगता है। ऐसा ही है। ठीक है, किसी शॉट में आपको चाहिए होता है कि आपका बैकग्राउंड वाइड आए और ऑब्जेक्ट थोड़ा स्मॉल दिखे। ठीक है, अब कुछ ऐसी ब्राइड्स भी होती हैं जो काफ़ी हेल्दी होती हैं, कहती हैं हमें स्मार्ट दिखना है, तो स्लिम स्मार्ट आपने करना है, तो अब हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके उनकी जो है ना डिमांड को मद्देनजर रखते हुए फिर हम ऐसे कुछ शॉट्स लेते हैं कि वो जो है ना स्लिम स्मार्ट में लगे और उनका जो है ना शूट भी अच्छा आए। अच्छा, कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं ना, लाइक मतलब जो इंडोर होते हैं और थोड़ी लाइटिंग का भी इशू होता है, तो फिर उसके लिए आपकी क्या टेक्निक्स होती हैं? आप अपनी लाइट्स वगैरह साथ लेके जाते हैं? जी, प्रोफेशनल टूल किट तो होना लाजमी है। ठीक है, अब जो सपोज के एम्बियंस, अब पहले जैसे एक ट्रेंड था कि हॉल्स काफ़ी ज़्यादा इन थे, अब मार्कीज़ का ट्रेंड है। तो आपकी मार्कीज़ की लाइट, आपका डेकोर, आपका एम्बियंस, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है फोटोग्राफी में। और कभी कभार तो आप ऐसे सवाल कर देती है कि मुझे लगता है कि बस इसके बाद नेक्स्ट फोटोग्राफर आप होंगी। एग्जैक्टली। अच्छा फैजान, इसके अलावा जो आपकी मतलब बहुत खूबसूरत याद हो कोई, या फिर आपका कोई इवेंट हो या कोई ऐसी टेक्निक्स हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? मैं बस सबको यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी काम है लाइक उसको आप प्रैक्टिकल और जो है ना अपने दिल से करें। ठीक है, तो तभी आप जो है ना सक्सेस कर सकते हैं। फैजान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। आप इसी तरह से ग्रो करते रहें और ऐसे खूबसूरत तस्वीर बनाते रहें और हमें खुश करते रहें। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब खेलों की बात करेंगे। आज हमने आपको मिलवाना है एक ऐसी खिलाड़ी से जिसने अपनी अज़्म, मेहनत और लगन से पाकिस्तानी ख़वातीन फुटबॉल को
आलमी सतह पर नुमाया किया। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने शानदार खेल से न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि आलमी सतह पर खवातीन फुटबॉल की तारीख में एक अहम संग मील भी कायम किया। Exactly. हम बात कर रहे हैं चकवाल की रिहायशी पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की कप्तान और गोल्ड मेडल जीतने वाली फरजाना बतूल की। फरजाना ने 40 से जायद बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मैचेस में हिस्सा लिया और अपने मुल्क को फुटबॉल की दुनिया में एक नई पहचान दी। इनकी काविशों और कामयाबियों के बारे में जानते हैं आज। एग्जैक्टली फरजाना बतूल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फरजाना, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे। Thank you. ये बताइएगा कि जिस तरह से हसनैन ने आपका इतना लंबा इंट्रो दिया है, अब आपकी ज़बानी सुनते हैं, कैसे आपने इस फील्ड में कदम रखा और कितना अहम है आपके लिए? मेरे फादर का ड्रीम था और 2003 से मैंने वैसे खेलना स्टार्ट किया। फुटबॉल मैंने 2008 से खेलना स्टार्ट किया और 2005 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद बस ये मेरा ड्रीम बन चुका था और मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और स्टिल खेल रही हूँ और अभी करंट कैप्टन हूँ ऑजी रूल फुटबॉल टीम की एंड नेशनल फुटबॉल प्लेयर। या अच्छा, ऑजी रूल फुटबॉल टीम का क्या स्कोप है? इससे पहले एएफएल वाले यहाँ पे भी आए थे, आपके कोच भी आए थे, आपकी टीम भी आई थी, लेकिन जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो जनरली हमारे जहन में वही आता है जो नॉर्मल फुटबॉल खेला जाता है, मेसी आते हैं, रोनाल्डो आते हैं, कैज़मीरो आते हैं, लेकिन ऑजी फुटबॉल की पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा पहचान है और पाकिस्तान में इसका कितना ज्यादा स्कोप है? ओके, ऑजी रूल यूरोप कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है और अब तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है। 2016 में पाकिस्तान की टीम बनी थी एंड 2017 में हमने IC17 वर्ल्ड कप खेला था मेलबर्न में। उसके बाद हमने एक इंटरनेशनल कप खेला इसका थाईलैंड में, जिसमें हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही एंड अभी 2 महीने पहले हमारा कैंप लगा हुआ, 6 मंथ हो गए थे, 2 मंथ्स पहले हमारे कोच आए बाहर से ऑस्ट्रेलिया से माइकल गैलेस और हमारी इतनी तैयारियां पीक पे थी। यस एग्जैक्टली, और हमारी इतनी तैयारियां पीक पे थी लेकिन जे आपको पता है हमारे मुल्क के जो पीछे हालात चल रहे थे धरने वगैरह और उसमें कुछ ऐसे हुए, हमारे वीज़ाज इश्यूज हुए और हमारी टीम मेन की भी कुछ चली गई लेकिन हमारे उसमें इतने इश्यूज हुए कि हमारे कुछ लड़कियों की टीम जा ही नहीं सकी एंड कुछ जो है हमारे मेल प्लेयर्स। तो अब आगे ये होगा प्रोसेस, मतलब आगे कोई अभी वो कंपटीशन तो हो चुके हैं, उसमें हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन अभी जो फर्दर है एक लीग होने जा रही है जैसे पाकिस्तान सुपर लीग है, इसी तरह से एक इन्होंने फ्रेंचाइज बनाई है। अच्छा। जिसमें इन्होंने 5 टीम्स बनाई हैं और उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स की कैटेगरीज हैं, प्लैटिनियम, डायमंड, गोल्ड एंड साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर्स भी हम लोग उस हर एक टीम में लेके आ रहे हैं। एंड अब कंपटीशन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हो चुका है कि पहले ये होता था अगर 2005, 6 या 7, 8 की आप बात करें तो उस टाइम हमें इतने लड़कियां नहीं मिलती थी, इतना कंपटीशन नहीं होता था एंड अब 100+ जो क्लब्स हैं वो हर गेम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आपको इतनी ज़्यादा लड़कियां मिलेंगी, पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं तो अब कंपटीशन बहुत। और ये जो लीग की बात करी है पाकिस्तान में होगी अब? यस, अभी पाकिस्तान में लीग होने जा रही है फैब में, मिड ऑफ फैब। अच्छा। और ये ग्राउंड कहाँ पे होगी? ये इस्लामाबाद में, इधर ही स्पोर्ट्स बोर्ड में? इस्लामाबाद, ये स्पोर्ट्स बोर्ड में। दैट्स क्वाइट अमेजिंग कि पीएसएल के बाद एक लीग भी हो रही है। हाँ, वो भी हमें देखने को मिलेगी। फरजाना, अभी आपने अपनी कप्तानी से रिलेटेड भी बात की कि आप कप्तान भी हैं और आपकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया गया था। जब एक्सपीरियंस क्या था आपका? जब हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेला था वो पाकिस्तान की पहली टीम थी जब हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए एंड उसमें हमने ये था स्टार्ट में जब वहाँ पे गए तो यूरोपियन कंट्रीज हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। आपको पता है कि हमारी हाइट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली हम लोग छोटे छोटे और उनकी हाइट कहाँ बड़े, एनवायरनमेंट का डिफरेंस था लेकिन सारी चीज़ें देखने के बावजूद हमें इतनी सपोर्ट मिली वहाँ से, वो लोग खुश हो रहे थे। ऐसा भी था कि हम लोग बीट हो रहे थे क्योंकि हमारा तो वो फर्स्ट टूर था और डायरेक्ट हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे लेकिन जो एक पॉजिटिविटी थी वो पॉजिटिव चीज़ें ये थी कि हमें इतनी सपोर्ट मिली दूसरे कंट्रीज से और फिर जब हम वापस आए तो फिर आगे जो हम एशिया कप खेलने के लिए इंटरनेशनल कप खेलने के लिए उस टाइम जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो टोटली डिफरेंट थी। अच्छा। लाइक हम इतना अच्छा परफॉर्म करके आए थाईलैंड में और वहाँ पे हम लोगों ने मैचेस जीते भी एंड अब पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग बन चुकी है एंड अब मुझे लगता है कि अगर हम अब वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम स्टैंड करेगी। अगर ऑजी रूल की बात कीजिए तो ऑजी रूल्स में पाकिस्तान वुमेन टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है और बीइंग ए कैप्टन बताएगा क्योंकि आप क्रिकेट की कप्तान को तो जानते होते हैं और उस पर कितना प्रेशर होता है, आप पे भी उतनी प्रेशर होता है फील्ड में? फील्ड में ऑब्वियसली आप पे प्रेशर होता है, आपने पूरी टीम को लेके साथ चलना होता है, हर बच्चे की आपने देखना होता है कि अगर कोई अच्छा एथलीट है वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर
आपको अपनी मैनेजमेंट के साथ भी रहना होता है, फिर सिलेक्शंस में भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला माहौल है, इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता। ऑब्वियसली एक गेम प्रेशर होता है, आपको जीतना है, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बस ऊपर से इतनी रिलैक्सेशंस होती है। हमारे प्रेसिडेंट है सरदार तारिक साहब, माशाल्लाह से वो इतने अच्छे इंसान हैं कि वो मतलब हर चीज़ को इतना स्मूथली लेके चलते हैं कि हम पे इतना प्रेशर नहीं अगर प्रेशर हो भी तो वो इंसान वो तो हैंडल ऐसे ही हो हैंडल जाता है। अच्छा फरजाना, ये बताएं कि आपकी एकेडमी के हवाले से भी हम सुन रहे थे कि आपकी कोई एकेडमी भी है, उसमें भी आप बच्चों को ट्रेन करती हैं, क्या प्रोसेस होता है फिर आप? बतूल फुटबॉल के नाम से हमने एक एकेडमी बनाई हुई थी चकवाल में। अब मैं उसकी सेकंड ब्रांच ओपन करने जा रही हूँ। वहाँ पे 100+ रजिस्टर्ड है, जहाँ पे मेरा स्टाफ है वो सारा चीज़ों को देखता है, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ पे मेरी बच्चियाँ भी खेल रही होती हैं। लड़कियाँ जब देखती हैं ना तो वो एक आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम चेंज ला रहे हैं। तो अब बहुत अच्छा चल गया। मतलब ये है कि हमारे पास हम 5 ईयर्स की बच्ची से लेके आपके पास 20+ की बच्चियां आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो अभी यही है कि अब हम कब तक खेलेंगे, 5 साल 7 साल, तो हमें न्यू फेसेस लेके आने जो हमें कम्पीट करें, हमें रिप्लेस करें, हम कब तक जो है चलता रहेगा। तो बस ये जब न्यू फेसेस देखते हैं तो एक बहुत खुशी होती है। और इसमें जो न्यू फेसेस की आपने बात की, तो इसके रूल्स में क्या है? जिस तरह फुटबॉलर है 29-30 क्रॉस करते हैं तो उसके बाद बस वो फिनिश है, तो ऑजी रूल बुक में क्या है, यहाँ पे क्या अच्छा, एज आपकी ये चलती बात ना बहुत कही जाती है कि जब 30 क्रॉस किया पाकिस्तानी एथलीट नहीं खेल सकती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तानी एथलीट ने, ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब पाकिस्तानी एथलीट ने अपनी डाइट को, अपनी फिटनेस को इतना मेंटेन रख लिया कि हमारी 40+ वाली लड़कियां भी खेल रही हैं। अब आपको 40 वाली भी ना 30 या 20 वाली लगेगी। यस एग्जैक्टली, अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। सही सही। अच्छा फरजाना, इसके अलावा कोई खास आपका इवेंट जो आपका बहुत ज़्यादा यादगार हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती? मेरा सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट यही था जो हमने वर्ल्ड कप खेला था, और उसमें मेरा फ्रैक्चर हो चुका था, लेकिन हम लोग इतने एक्साइटेड थे खेलने के लिए, बस कुछ भी करना है। हमारे मैचेस हो रहे थे लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, तो उस टाइम बहुत एक्साइटमेंट थी। और जब आपने ग्रीन जर्सी पहनी हुई हो, फिर आपके मुल्क का नाम हो, और फिर जब आपका कौमी तराना चल रहा हो, तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली। और जब फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, ग्रीन ब्लेजर जैकेट, ये सारी चीज़ें, ये मेरे इमोशंस जो थे वो फिर शायद मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि आप फ्यूचर गोल्स क्या हैं और कौन कौन से इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, और कौन सा एक इवेंट है जिसको आपने टारगेट किया हुआ कि बीइंग ए कैप्टन मैंने ये इवेंट जीतना है? अभी जो मेन फोकस है हमारा कमिंग वर्ल्ड कप है कि उसके लिए हम प्रिपरेशंस करें। ये जो लीग्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ का एक ही पर्पस है कि हम अच्छे से अच्छी टीम्स बना सकें, अच्छे से अच्छे टैलेंट को हंट कर सकें। और अभी जो करियर है यही फुटबॉल और ऑजी रूल को लेके चल रही हूँ, और एज अ प्रोफेशनल, एंड इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू रखना है। चलें जी, आपके लिए हमारी भी बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि आप आगे ऐसे ही बढ़ती जाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ जी, जो आपने एकेडमी की बात की और आपने कहा कि जिस तरह से बच्चियां आगे जाती हैं तो आपको एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन होती है कि आप वाकई कुछ कर रहे हो, और आपको फील आती है कि कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो फिर वैसे ही बहुत ज़्यादा सराहना चाहिए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान गजल का फेवरेट सेगमेंट, पूरे पाकिस्तान का फेवरेट सेगमेंट आ चुका है, क्योंकि हम बात करेंगे सितारों की। आज के खुसूसी सेगमेंट में हम आपके साथ सितारों का हाल जानेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर फल्कियात दाऊद जी, जो सितारों की रोशनी में हमें ये बताएंगे कि आपके बुर्ज का क्या हाल है, और अगले पूरे हफ्ते में आप कैसे, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ कामयाबियां आप समेटने लगे, और किन चीज़ों से आपने मोहतात रहना है। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्टार्टिंग विद एरीज का बताइएगा, उसके बाद क्योंकि आज हम जल्दी से स्टार्स खत्म करके फिर कॉल्स लेंगे, और कॉल्स क्योंकि हमेशा से कॉल्स वाला नाराज हो जाते हैं कि हमारी कॉल्स नहीं ली जाती। तो आपका शुक्रिया, आपने सर्दी के मौसम में दावत दी, और बगैर चाय के एरीज बुर्ज हमारा कैसा रहेगा? काश चाय हम स्काइप पे पिला सकते हैं आपको। अच्छा जी, आपकी मेहरबानी। अच्छा, एरीज वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। आपके लिए कोई पैगाम है, खुशियों का पैगाम? कुदरत आपका साथ दे रही है, बड़ी जबरदस्त हेल्प है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा, आपके कामों में बड़ी जबरदस्त मदद, और आपको वो हिडन पावर्स का पता चल जाएगा जो आपकी मौजूद हैं, जिससे आपने अब 2025 में बहुत जबरदस्त मदद लेकर अपने मामलात को फेवरेबल करना है। तो मैं समझता हूँ कि एरीज वालों का ये वीक जो है वो बहुत ही जबरदस्त होगा। अच्छा जी, और अब हसनैन के हवाले से बता दें टॉरस वालों के क्या हालात हैं? हाँ,
हसनैन का मैं बता देता हूँ, फिर मैं टॉरस की तरफ जाऊंगा। हसनैन का ये वीक कैसा रहेगा? तो हसनैन का कद काट बड़ा बढ़ रहा है, पर्सनैलिटी में इजाफा हो रहा है, पैसे आ रहे हैं हसनैन तुम्हारे पास इस वीक में, याद रखना कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा जी, वैसे सौर वालों का क्या रहेगा ये वीक? तो टॉरस वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो टॉरस वालों का ये वीक जो है, अच्छा जी, टॉरस वालों के लिए इस वीक में जो है बहुत जबरदस्त मदद है। टॉरस वाले इस वीक में जो है इनके दुनियावी मामलात बड़े जबरदस्त रहेंगे, इनके कामों में बड़ी जबरदस्त। अच्छा, थोड़ी सी नेगेटिविटी और मायूसी है, ये इनकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से हो सकती है, इसके लिए इनको औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए और उससे इनकी हेल्प बढ़ेगी। ओवरऑल जो है रात का वक्त इनके लिए बड़ा अहम रहेगा, कोई ना कोई ख्वाब का आ जाना या पावर्स का बढ़ जाना, एक मुश्किल का खत्म होना और बेहतरी के साथ मामलात आगे बढ़ना, ये रहेगा इनका ये वीक। तो यहाँ पे एरीज जैसी एनर्जी टॉरस वालों की भी नजर आती है। ठीक हो गया सर। दाऊद जी, जेमिनाइज की जानी बढ़ते हैं। देखें जी, बुर्ज जोधा वालों का ये वीक, स्टोरी ऑफ द वीक कैसी रहेगी? तो बुर्ज जोधा वाले बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे, उनको कोई इंट्यूशंस मिलेगी, खबर मिलेगी, पावर्स बढ़ रही हैं और यहाँ पे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वीक में आपको मुस्तकबिल की प्लानिंग करना चाहिए। आपकी ज़ात में मुदब्बराना सलाहियतें पैदा हो चुकी हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरा होने का ये वीक है। वाइट कलर का इस्तेमाल करें और यहाँ पे आप लोग मीठे का सदका 500 ग्राम मीठा लें और उसके ऊपर आप आयत करीमा 100 मरतबा पढ़ के किसी फकीर को दें, बड़ी जबरदस्त इंट्यूशन रहेगी आपकी। सही। और कैंसर वालों के हवाले से क्या प्रिडिक्शंस है इस हफ्ते की? देखते हैं जी, कैंसर वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैंसर वालों की अगर मैं बात करूं तो कोई कानूनी मामला से मुतल्लिका पेशरफ्त हो सकती है, मगर ये पेशरफ्त जो जिन आप लोगों की है वो इतनी बेहतर नजर नहीं आती। अभी मामले में डले है, कोई बहस तकरार नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपको मैसेज है कि जो भी काम करना है उसमें हिम्मत के साथ मामला को क्लैरिटी से कवर अप करना है, तो फिर चीजें आपके हक में होंगी। ठीक हो गया सर। लियो लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, तो देखते हैं लियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो लियो वालों के माली मामला से मुतल्लिका बड़ी जबरदस्त पेशरफ्त होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन मामला बड़े जबरदस्त रहेंगे। आप इस वीक में फजूल खर्ची से परहेज करें, इस वीक में अपनी माली पोजीशन को मजबूत करें। आपको लियो वालों को इस वीक मैसेज है जी कि आप अपने जज्बे को बढ़ाएं, क्योंकि इस वीक में आपको पावर बड़ी स्पिरिचुअल नजर आती है। और यहाँ पे लियो वालों का कार्ड ऑफ द डे, आप एक या दो ऐसे शोबे बिजनेस में क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको फायदा होगा। आपके कद काट में इजाफा और रूहानियत के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव तब्दीली आएगी। सही। और विर्गो बुर्ज सुंबला 24 अगस्त 23 सितंबर दिन वेडनेसडे। तो विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, विर्गो बुर्ज सुबला आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो डबल माइंडेड नजर आते हैं किसी बात को लेकर विर्गो वाले इस वीक में, लेकर परेशान ना हो। द सन की एनर्जी आपको पावर दे रही है और अपनी बातें अपने तक रखें, अपनी बातें अपने तक रखेंगे फायदा होगा। नई शुरुआत है, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सितारे आपके हक में और आपको जबरदस्त पावर दे रहे हैं। गुजरे हुए वक्त को छोड़े, आगे बढ़े। ठीक हो गया। लिब्रा 24 सितंबर था 22 अक्टूबर। तो लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा जी, लिब्रा वाले बड़े जज्बे से इस वीक को गुजार रहे हैं। आपका दोस्त, कोई अपना प्यारा आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। आप कामयाब इस वीक में अपने आप को देखेंगे। आप अगर जॉब के बारे में परेशान है तो सीवी जमा करवाएं, आपके पैसे बढ़ सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ सकता है। घरेलू खवातीन बच्चों के ऊपर जो है वो जोर जबरदस्ती ना करें, बहस से बचें। ओवरऑल आप लोगों का ये वीक बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है लिब्रा वालों का। सही। और स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब 24 अक्टूबर था 22 नवंबर। तो देखते हैं जी स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा जी, स्कॉर्पियन जो है कुछ उदास नजर आते हैं अपने कैरियर से मुतल्लिका, अपनी चीजों से मुतल्लिका। शायद ये आउट ऑफ कंट्री या कोई कामों के प्रेशर की वजह से निकलना चाहते हैं अपने सर्कल से। क्लैरिटी मिल जाएगी इनको और ये जो करना चाहते हैं कर लें,
क्योंकि पहले यानी कि पीर और मंगल कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आगे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगी तो बेहतर रहेगा। इसलिए आपको मैसेज है स्कॉर्पियो वालों को कि जो आप अभी बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं वहां थोड़ा सा वेट कर लें, अगले वीक का इंतजार कर लें। ठीक हो गया जी। अब गजल के स्टार सेजिटेरियस के हवाले से बताइएगा। वेजिटेरियस वालों के, अच्छा जी, गजल का तो एक कार्ड निकालना है, गजल का कार्ड ऑफ द वीक। गजल इस वीक में कहीं ना कोई फंक्शन अटेंड करेगी, खुशियां हैं और बड़ा खुश नजर आ रही हैं गजल इस वीक में, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। अच्छा, अलबत्ता हाँ, तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा गजल, इस वीक में इनविटेशन आ रही है तेरे पास। सेजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो सेजिटेरियस वाले इस वीक में क्लैरिटी मिल जाएगी, बड़ी अच्छी खबर है, कोई पॉजिटिव खबर मिलेगी अपने मामला से मुतल्लिका, अपने बिजनेस जॉब के हवाले से। काम काफी ज्यादा है, उनके ऊपर सोच विचार होगी। प्रेशर ना लें आप, घबराए ना, टेंशन ना लें, आप जो भी करेंगी आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन आप सोचों के प्रेशर से निकलें। फजूल की सोचें आपकी पावर को कम करती हैं। ठीक हो गया सर। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वालों का ये वीक, देखिए आप बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन द डेविल मौजूद है। ऐसे लोग जो आपके लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं उनसे बचें, फजूल खर्ची से बचें। ये वीक आपको मिक्स दालें लेकर उसके ऊपर आप लोगों को सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ के सदका करना चाहिए। ओवरऑल कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, ऐसी खबरों से बचें और पॉजिटिव रहें। एक्वेरियस के हवाले से बताइएगा। यस, बुर्ज दिलो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं, अपनी बातें अपने तक रखें, प्रेशर नजर आते हैं, टेंशन में नजर आते हैं और कुछ चीजें अपने मामला से लेकर क्लियर नहीं है, अभी डबल माइंडेड हैं। अपना फोकस बेहतर करें, अपने कामों को जोर दें, अपना फजूलियात में वक्त ज़ाया ना करें। एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में मैसेज है जनाब, वेट का इंतज़ार करें, आपके मामलात के लिए इंतज़ार इस वक्त है, अभी डिसीजन नहीं है, ये वीक डिसीजन का नहीं है। ठीक हो गया सर। पाइसेस के हवाले से बताइएगा। कुछ हॉट पाइसेस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो पाइसेस वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले कर रहे हैं, कामों में बड़ी जबरदस्त मदद है क्योंकि यहाँ पे दी एम्परर मौजूद है। तो पाइसेस वाले ये वीक बहुत बढ़िया इंजॉय करेंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, कामों में मदद है, नींद को पूरा करें और किसी से बहस की बजाय अपने जो मामलात है उनको पॉजिटिव तरीके से लेकर जाएं। पाइसेस वालों के इस वीक में मैसेज है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं मजीद कामयाबियां हासिल करें तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन से आपके मामलात में मजीद बेहतरी भी रहेगी। अच्छा दाऊद जी, आप आए नहीं थे तो हमें पहले 2 कॉल्स आ चुकी थी। एक रावलपिंडी से आई है, उसका मैं बता देता हूँ, 26 अप्रैल इनकी डेट ऑफ बर्थ है, फैजान इनका नाम है। ये कह रहे थे जी कि मेरे हवाले से पूछिएगा, तो हमने कहा अब आपकी कॉल तो हम ले नहीं सकते, पूछ लेंगे हम दाऊद जी से। अच्छा जी, फैजान नाम है, डेट क्या है? डेट ऑफ 26 अप्रैल 1994। फैजान की करंट सूरत हाल क्या चल रही है? फैजान अच्छा जी, फैजान की अगर मैं, फैजान बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, फैजान के हालात बहुत ज़बरदस्त हैं, इसकी कामयाबी आगे बढ़ जाएगी। इसका जहाँ कहीं ये जॉब कर रहा है या काम कर रहा है, इसके काम को सराहा जाएगा। 2 से 3 शोबों में ये स्किल रखता है और ये IT का बंदा लगता है मुझे, और मैं समझता हूँ कि इसकी कामों के ऊपर पूरी ग्रिप है, अच्छी एनर्जी है। और इसको फैजान मैसेज जो नेचर दे रही है वो दे रही है कि जो आपने इतना वक्त गुजारा है उस पर थोड़ा सा और इंतजार कर लें। और सेहत के हवाले से ये पूछे थे प्रिसाइसली ना, सेहत के हवाले से। अच्छा जी, सेहत का मैं देखता हूँ फैजान की सेहत के मामलात कैसे नजर आते हैं। अच्छा जी, फैजान की सेहत से मुतल्लिका यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखें, इसको पानी के ऊपर आयतल कुर्सी 21 दफा दम करके पीना चाहिए। उदास रहते हैं और सेहत डिस्टर्ब है। मैं समझता हूँ कि कंधों पे वजन या सोचों की टेंशनों का प्रेशर रहता है, तो ये सेहत का ख्याल इनका ये फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है। तो ये 11 दिन मैं इनको अमल बता देता हूँ, 11 दिन आयतल कुर्सी 21 मरतबा पानी पे दम करके पिएंगे तो इनकी सेहत बड़ी फर्क पड़ेगी। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अलबत्ता ओवरऑल इनका कद काट और कामों में बड़ी जबरदस्त मदद रहेगी। दाऊद जी, एक और कॉल भी आई थी, कैसर साहब उनका नाम है, 22 अगस्त 1983। कैसर साहब, तो देखते हैं जी कैसर साहब की क्या एनर्जी नजर आती है।
यहाँ पे टैरो कार्ड से कैंसर की क्या सूरत करंट नजर आती है, कैंसर की करंट सूरत हाल क्या नजर आती है। तो कैंसर साहब की बात करें। अच्छा जी, कैंसर साहब कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। अच्छा। अभी करंट सूरत हाल में तो प्रॉब्लम है इनके लिए, कैंसर साहब के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी बातें एक तो अपने तक रखें सही। और थोड़ा सा जज्बाती हैं। पोजीशन पे, बेहतर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ये नहीं कि नहीं। अच्छा। मगर जो जो जिस लेवल तक इनको होना चाहिए शायद उस लेवल तक नहीं है। ओवरऑल ये बेहतरी की तरफ जाएंगे क्योंकि एंड वाला कार्ड बड़ा अच्छा है, तो इनको इनकी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। परेशान ना हो, वक्ती तौर पे कुछ चीजें शायद ये जो करना चाहते हैं वो ना हो रही हो, तो कैसे साहब मैं समझता हूँ कि आगे जाके बेहतर हो जाएगी और अभी भी बेहतर है। ओवरऑल लोगों की नजरों में रहते हैं। इससे बचने के लिए इनको चाहिए कि आयतल कुर्सी रोजाना 2 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। सही। ओवरऑल इंशाल्लाह ताला आसानियां होंगी। हमारे साथ कॉलर है जी अस्मा कराची से। अस्मा, आपको खुशामदीद कहते हैं, सवाल पूछिएगा। वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक है सब? जी अल्लाह का शुक्र। जी मैं सर दाऊद जी से पहले तो ये पूछना चाह रही थी, ये माशाल्लाह से काफी लोगों को सजेस्ट करते हैं आयत करीमा का विर्द ना, तो दाऊद जी से प्लीज कहें कि मुझे ये बताएं कि आयत करीमा अगर 1.25 लाख दफा पढ़ा जाए या 1100 मरतबा पढ़ा जाए तो इसके बाद कितने किलो खीर देना लाजमी होती है, काइंडली ये बताएं। और ये वजू की हालत में पढ़ा जाता है? और दूसरा मैंने एक अपने भाई का पूछना है, 22/2/1987 ये हॉस्टल का बिजनेस करना चाह रहे हैं कि मतलब बिल्डिंग किराए पे लेके मजीद बच्चों को रख के किराए पे काम करना चाह रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा काम करना उनके लिए? ठीक हो गया अस्मा। दाऊद जी आपने सवाल सुन लिया? जी बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग का काम करना चाहते हैं इस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और हासिल कर लें। बताया ये काम बहुत जबरदस्त है, पैसा बहुत है इनके भाई के काम में। अच्छा, इन्होंने बात की आयत करीमा की कि आयत करीमा 1100 मरतबा पढ़ें और 1.25 लाख मरतबा पढ़ें तो क्या सदका करें। मैं इनको मशवरा दूंगा कि आपने अगर 1.25 लाख दफा पढ़नी है या 1100 मरतबा पढ़नी है, नीयत अपने कामों की रखें। याद रखिएगा कि जब हम पढ़ते हैं अपने कामों की नीयत रखते हैं तो वो ऐसे ही काउंट होता है जैसे आप अल्लाह की ही इबादत करते हैं, क्योंकि आप मांग तो अल्लाह से रहे हैं। तो कई लोग पढ़ते हैं उनका फोकस नहीं होता। आप कोई भी अपना फोकस, जैसे शादी के मसले हैं आपके घर में, बच्चों की शादी के और रूहानी मसाइल हैं, तो फोकस करें कि मामलात में बेहतरी का। अच्छा, खीर की बात करें, जो सदका करनी है ये तो बताने वाले पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या आता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बात करूं तो आपके लिए 5 किलो खीर आ रही है, 5 किलो खीर बनाएं और घर में भी खाएं और लोगों को भी तकसीम करें। मगर ये इसाले सवाब होता है आयत करीमा का हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, क्योंकि ये उनका मुजर्रब अमल है। लोग जो है इस मामले में 11 जो है वो मट्टी की ठुठियां लेते हैं, ठुठियां वो मिल जाती हैं, उसमें खीर रख के ये आयत करीमा पढ़ने के बाद वो है गरीबों में तकसीम करते हैं, फकीरों में तकसीम करते हैं, उससे बड़ी मदद आती है। तो मैं समझता हूँ कि बताने वाले की बड़ी अहमियत होती है, जो बताए तो उसका अमल करने का फायदा होता है। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सुभान। सुभान, वेलकम टू सुबह की सोच। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या सवाल है पूछिएगा। सुभान, आपको आवाज आ रही है? सुभान, आपको आवाज आ रही है? सुभान से इस वक्त राब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। राब्ता तो उन्होंने किया था, लेकिन अब देखते हैं कि कनेक्ट होते हैं या नहीं। कॉल ड्रॉप हो चुकी है सुभान की। ठीक हो गया, वापस भी कॉल आ रही है। अब देखते हैं कि ये कॉल सुभान की होगी या नहीं होगी। मीनवाइल जब तक किसी कॉलर को लेते, सर मुल्क के लिए अगला हफ्ता कैसा रहेगा? हाँ जनाब, पाकिस्तान के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो पाकिस्तान आने वाले हफ्ते में बड़ी खबरें आएंगी जी, बहुत बड़ी खबरें। मीडिया के हवाले से बड़ी खबरें आपको फील होंगी, हैरानकुन खबरें, क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आने वाला हफ्ता पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त नजर आता है, अच्छी एनर्जी नजर आती है। और कैसा रहेगा पाकिस्तान? दानिश कमर सरगोदा से। दाऊद जी मुल्क के हवाले से भी पूछ लेंगे, लेकिन फिर कॉल ड्रॉप हो जाएगी। दानिश कमर सरगोदा से हमारे साथ मौजूद है। दानिश, क्या सवाल है आपका? जी मैम अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना ये चाह रहा था कि मेरा नाम दानिश है और मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मैं अपने आजकल के जो हालात हैं इनके बारे में पूछना चाह रहा था कि ये कैसे गुजर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात गुजर रहे हैं। ठीक, इसके बाद फिजा की कॉल भी ले लेते हैं। दाऊद जी, फिजा हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। जी फिजा, सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम, सवाल। जी मैंने अपने आप के बारे में पूछना था। उनका नाम शाहिद है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1994। क्या पूछना है फिजा? मैंने पूछना है कि उनकी शादी के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच फिजा। जी दाऊद जी।
अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन था उसकी मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो वहाँ पे देखें ये बड़े एनर्जेटिक हैं, काम करने में बड़ा ध्यान है और बड़ा फोकस है और हर चीज मोहब्बत से प्यार से डील करते हैं, मगर थर्ड कार्ड में इनके लिए एक मुश्किल मरहला इस वक्त है हालात को सही करना। मैं समझता हूँ कि स्किल की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी नहीं है, हर चीज मौजूद है। ये जो मुश्किल मरहला है इसको अगर आप हल करें रूहानियत से बड़ा जबरदस्त रहेंगे। आप 505 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 दिन का अमल करो अपनी नेगेटिविटी और अपनी रुकावटें दूर करने की नीयत से। यकीन जाने आपको बहुत और जबरदस्त फिजा का सवाल का जवाब शाहिदा की शादी के हवाले से उन्होंने पूछा 10 मार्च। देखिए जी, शाहिदा बताते खुद बहुत जबरदस्त ठीक लगती हैं, मगर यहाँ पे इनका मेरे पास मैजिक का कार्ड आया है। इनकी तबीयत खराब रहती है, कंधों पे वजन, सर पे दबाव खिंचाव रहता है और कुछ करने को दिल नहीं करता। तो ये अपना रूहानी इलाज करवाएं। रूहानी हल भी मैं बता देता हूँ, सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ये 11 दिन पिए, काफी इनकी नेगेटिविटी दूर होगी। चले सही, थैंक यू सो मच। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सी कॉल्स भी आ रही थी, हमारा वक्त खत्म हो चुका है। मुझे, हसनैन को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को आज के लिए इजाजत दीजिए। कल फिर मजेदार सेगमेंट्स होंगे। अल्लाह हाफिज। Travel and higher education.